ये हमारा टाइप 1 है और टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल टाइप 1 का। सवाल में दिया गया है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और उसका विक्रय मूल्य 3500 रुपया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर कभी भी आपसे हानि प्रतिशत पूछे, लाभ प्रतिशत पूछे, हानि पूछे या लाभ पूछे, कुछ भी आपसे पूछे, परसेंटेज प्रॉफिट पूछे, परसेंटेज लॉस पूछे या लॉस पूछे या फिर प्रॉफिट पूछे, तो इसके लिए आपको आपके पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, यानी कि क्रय मूल्य होना चाहिए। अगर आपके पास क्रय मूल्य है तभी आप ये पता कर सकते हो कि कितने परसेंट का लॉस हो रहा है या फिर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है अगर आप उस वस्तु को बेच रहे हो तो। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट हो या फिर परसेंटेज लॉस हो, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है। यानी प्रतिशत हानि हम लोग कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पर। प्रतिशत लाभ हम लोग कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर हमसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है या फिर परसेंटेज लॉस पूछा है या फिर लाभ पूछा है या हानि पूछा है, कुछ भी पूछा है, तो इसके लिए क्रय मूल्य का होना बहुत जरूरी है। तो इस सवाल में दिया गया है क्रय मूल्य भी दे रखा है, विक्रय मूल्य भी दे रखा है, तो हमसे पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बात बताइए हमें कि हानि कब होता है? तो आपको कि सर सिंपल सी बात है, हानि तभी होगा जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। यानी किसी वस्तु को आप अधिक रुपए में खरीद रहे हो लेकिन कम रुपया में उसे आप बेच रहे हो, तो उस केस में आपको हानि हो जाएगी। और प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है? तो लाभ होता है तब जब क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, तो उस केस में हमेशा प्रॉफिट होता है। इस सवाल में दिया गया है, हमसे सीधा पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा। मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तभी हानि प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। और सवाल में दे भी रखा है कि कॉस्ट प्राइस जो है, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 4500 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 4500 रुपया है और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वह 3500 रुपया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि हानि प्रतिशत पूछे या लाभ प्रतिशत पूछे, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्रय मूल्य को देखना है। अब देखिए, क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है। यानी किसी वस्तु को आपने 4500 रुपया में खरीदा है और सिर्फ उसे आप 3500 रुपया में बेच रहे हो, तो आप बताइए इस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो आपको सर कैसी बात आप कर रहे हो? अगर हमने 4500 में खरीदा है और 3500 रुपये में हम उसे बेच रहे हैं तो हमें 1000 की हानि होगी। यानी जो लॉस होने वाला है वह कितने का होने वाला है? तो 1000 रुपया का लॉस होने वाला है। अब इस 1000 रुपया का जो लॉस है वह 4500 के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत होगा, ये आप हमें बताइए। यानी ये जो हानि हो रहा है वह कितने प्रतिशत के बराबर हो रहा है, ये आप हमें बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया हानि प्रतिशत पूछे, लाभ प्रतिशत पूछे, कुछ भी आपसे पूछेगा तो हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करेंगे। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि इस 1000 का 4500 के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत है। यानी कि 1000 जो है वह 4500 का कितना प्रतिशत है, ये आप हमें बताइए। या फिर इतना का लॉस हो रहा है तो कितने पर हो रहा है? 4500 पर हो रहा है, तो कितना प्रतिशत के बराबर होगा, ये आप हमें बताइए। यानी कि परसेंटेज लॉस हमसे पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज लॉस जो हो रहा है यानी जो लॉस हो रहा है वह कितने का हो रहा है? 1000 रुपया का लॉस हो रहा है। 1000 रुपया का लॉस हो रहा है, लेकिन 1000 का जो लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है? तो आप कहोगे 4500 पे हो रहा है, 4500 पे हो रहा है। तो अगर 4500 पर 1000 का नुकसान हो रहा है तो 100 पे कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बस यहाँ से आप इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए, ऊपर से 2 जीरो नीचे से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो ऊपर में मिल गया है 1000 और नीचे हो गया है 45। तो यहाँ से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 5 नमा 45 होता है और 5 दूना 10 यानी कि 200 हो जाएगा। 200/9 कितना होगा? अब देखिए, 100/9 जो होता है वह 11.1% होता है। तो उसी तरह से 200/9 जो होगा वह 22.2% हो जाएगा। यानी कि 200/9 जो होगा, यानी कि जो लॉस परसेंटेज आपने निकाला है, परसेंटेज लॉस जो निकाला है वह कितना है? 200/9%। इसे आप लोग कह सकते हो 22.2/9%। और यही तुम्हारा उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है। अच्छा, इस सवाल में इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के सवालों का आंसर निकाल सकते थे। कैसे? हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस हमारा इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो हानि होने वाला है। क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगा। कितने का होगा? 1000 का। तो अगर 1000 का हानि हो रहा है किस पे? 4500 पे। तो 100 पे हमें पता करना है। तो जरा इन दोनों के बीच देखिए कितने परसेंटेज का गैप है। यानी ये जो 1000 है वह 4500 का कितना गुना हो जाएगा, ये आप हमें बताइए। या फिर 4500 को देखिए, ये 1000 का कितना गुना है? 1/4 का थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 4 गुना से ये थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो उत्तर होने वाला है वह 20% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और 25% से कम होगा। तो देख लीजिए, 20% ज़्यादा और 25% से कम कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और यही सवाल का ऑप्शन नंबर सी है और यही सवाल का उत्तर है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। जब भी लॉस परसेंटेज पूछे या जब लॉस होता है तो हम लोग क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमें लॉस मिल जाता है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसी सवाल को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो। रेशियो से सॉल्व कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल दीजिए एंड वहाँ से भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो देख लीजिए। अगर आप चाहते हो इसे रेशियो से सॉल्व करना तो भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए,
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपने को दे रखा है 4500 रुपया एंड सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितना 3500 रुपया। यहाँ से अगर हम लोग दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं रेशियो को, तो पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों रेशियो में कुछ कॉमन है क्या? आप कहोगे सर 5 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो 5 भी कॉमन कर लीजिए। 5 से दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 5 × 45 होगा और ये 5 × 7 35 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु की कीमत जो है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपया है और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य 7 रुपया है, तो बताइए कि कितने प्रतिशत का हानि होगा, ये आप हमें बताइए। आप कहोगे कि हमने अगर किसी वस्तु को 9 रुपये में खरीदा है और उसे हम 7 रुपये में बेच रहे हैं तो 2 रुपया का नुकसान होगा, यानी 2 रुपया की हानि होगी। और ये 2 रुपया की हानि कहाँ पे हो रहा है? 9 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा ये आप हमें बताइए। तो 2/9 कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200/9 हो जाएगा, यानी कि 22.2/9%। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बहुत तरीके होते हैं किसी भी सवाल को सॉल्व करने का। आप चाहो तो यहाँ पे परसेंटेज भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, तो इस व्यवहार में हुई हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जो है वह 222 रुपया है। यानी कि जब वह व्यक्ति उस वस्तु को इतना रुपया में बेचता है तो उसे कितने रुपए का हानि होता है? 48 रुपया का हानि होता है। यानी जो लॉस हो रहा है वह कितने का हो रहा है? 48 रुपया का हो रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस सौदेबाजी में हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। यानी इतने रुपया का जो नुकसान हुआ है इसका प्रतिशत मान कितना होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है ना। इतना रुपया का हानि हुआ है तो इसका प्रतिशत मान कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान है। देखिए किसी वस्तु को अगर आप 222 रुपया में बेच रहे हो तो 48 रुपया का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से कितना कम है? 48 रुपया कम है। अगर हम किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचते हैं और 48 रुपया का नुकसान होता है, यानी 48 रुपये की हानि होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से 48 रुपया कम है। अगर हम लोग क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ेगा, तब हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यही हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू अपने के पास है तो यहाँ से सेलिंग प्राइस 222 प्लस ये हो जाएगा कितना? प्लस ये 48। तो यहाँ से आप निकाल पाओगे कि कॉस्ट प्राइस जो आपका होने वाला है वो कितना हो जाएगा? 50 प्लस 20 यानी कि 270 रुपीज़। यानी कि जिस वस्तु का विक्रय मूल्य 222 रुपया था, जिस वस्तु का विक्रय मूल्य 222 रुपया था और 48 रुपये की हानि हो रही थी, उस वस्तु का एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो हानि होगा वह 270 रुपया का होगा। जो हानि होगा, सॉरी, क्रय मूल्य जो होगा वह 270 रुपया का होगा। तो अगर 270 रुपया का क्रय मूल्य है और उसे 222 रुपये में बेच रहे हो तो कितने का नुकसान होगा? जो हानि होगा वह कितने का होगा? 48 रुपये की हानि होगा। अब ये जो 48 रुपया का हानि हो रहा है वह किस पे हो रहा है? तो 270 पर हो रहा है, क्योंकि प्रतिशत हानि या फिर प्रतिशत लाभ हम लोग कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। या फिर आप ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये जो 48 है ये 270 का कितना प्रतिशत के बराबर है। ये भी दोनों में से कुछ भी आप चीज़ों को समझ के आप कैलकुलेट कर सकते हो, उत्तर सेम ही आएगा। यानी कि जो 48 रुपया का हानि हो रहा है, परसेंटेज लॉस अगर हमसे पूछा जा रहा है, तो ये जो 48 रुपया का हानि हो रहा है वह किस पे हो रहा है? 270 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा? बस यही आपसे पूछा जा रहा है, बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से अगर काटना चाहते हो तो 3 नंबर 27 होगा, 3 से ये 16 तिया 48 हो जाएगा एंड ऊपर में 160 हो जाएगा। 160 बट्टे नीचे हो जाएगा कितना? 9। इतना परसेंटेज है ना, देखिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा है, तो इसे आप जब कैलकुलेट करोगे 160 बट्टे 9 कितना होगा? 9 एकम 9 यही हो जाएगा ना। फिर उधर 7 जीरो हो जाएगा, 9 7 63, यानी 17% के आसपास उत्तर होने वाला है। और 17% के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो हानि प्रतिशत होने वाला है वह कितना प्रतिशत के बराबर होगा? 17.7/9%, 17.7/9%। और यही सवाल का उत्तर है, इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यानी जब किसी वस्तु को 222 रुपया में बेचा जाता है तो 48 रुपया की हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से 48 रुपया कम है। अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य में 48 रुपये जोड़ना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य अपने को मिल गया, ऑलरेडी विक्रय मूल्य पता ही था एंड हानि भी अपने को पता था, तो वहाँ से हमने प्रतिशत हानि निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वह 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी जो 32 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, 32 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 38 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। 32 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो हानि प्रतिशत कितना होगा या लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। सबसे पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल दीजिए। दोनों तरफ 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, दोनों में 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 19, यही होगा। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस के सामने 16 है, सेलिंग प्राइस के सामने 19 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वह 16:19 हो जाएगा। यानी कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट
कॉस्ट प्राइस अगर 16 है और उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 19 है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या फिर कितने प्रतिशत का हानि होगा, ये आप हमें बताइए। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपया है और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य 19 रुपया होगा, तो उस केस में उसे लाभ होने वाला है। कितने रुपया का लाभ होगा? तो 3 रुपया का लाभ होगा। और ये 3 रुपया का जो लाभ हो रहा है वह किस पे हो रहा है? तो 16 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा? बस यही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, यानी प्रतिशत लाभ कितना होगा ये आप हमें बताइए। अब आप चाहो तो 4 से इसे डिवाइड कर सकते हो। देखिए 4 चौका हो जाएगा कितना? 4 चौका होता है 16 और 4 से ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब 25 दिया 75, अब 75/4 कहने का मतलब होता है यानी कि 75/4%, यही होगा परसेंटेज प्रॉफिट। तो इसे जब आप डिवाइड करोगे तो 18 चौक 72 होता है, यानी कि जो प्रतिशत मान होगा वह 72.75%, ऐसा कुछ होगा ना, 72.75%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 18 के आसपास आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 18.75%, 18.75%, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी जो प्रतिशत लाभ होगा वह 18.75% होगा। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और ऐसे ही सवाल परीक्षाओं में बार बार आते हैं। ऐसे सवाल सभी तरह के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रेलवे का सवाल है तो सिर्फ रेलवे में पूछा जाएगा। एसएससी में भी पूछे जाते हैं, इवन बैंकिंग में भी पूछा जाता है, और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी तरह के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारा जो होगा वह 100 होगा, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है और इस पर उसे 74% का लाभ होता है तो उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा? 174 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और इस पर उसे 74% का लाभ होता है, मतलब जब इस वस्तु को वह बेचता है तो 74% का लाभ होता है, मतलब कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह 174 रुपया होगा। आगे सवाल में कहा है कि जब क्रय मूल्य को 50% से बढ़ा दिया जाता है, अभी क्रय मूल्य 100 रुपया है, अभी क्रय मूल्य 100 रुपया है, अभी इसे 50% से बढ़ाओगे तो अब उसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह 150 रुपया होगा, लेकिन विक्रय मूल्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। विक्रय मूल्य जो होगा वह पहले जितना होगा। तो बताइए इस केस में कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आप हमें बताइए। अब देखिए क्रय मूल्य आपका 150 रुपया है और विक्रय मूल्य 174 रुपया है, तो बताइए कितने रुपया का लाभ हो रहा है? तो आप कहोगे 24 रुपया का लाभ हो रहा है, 24 रुपया का लाभ हो रहा है। और ये जो 24 रुपया का लाभ हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? 150 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा? बस यही हमसे पूछा जा रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट होगा। बस इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 25 चौका 100 होता है, 25 छक्का 150 होता है, ये हम सबको अच्छे से पता है। 6 चौक 24 होता है, तो 4 गुने 4 यानी कि 16%, यानी जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वह कितने प्रतिशत का होगा? 16% का होगा, और यही तुम्हारा उत्तर होगा। यानी किसी जो सवाल में बोला गया है कि किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य पहले जितना रहता है तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो नया लाभ प्रतिशत 16% हो जाएगा। मैंने क्या किया कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100, अब जब इसे बेचा जाता है तो 74% का लाभ हो जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह कितना हो जाएगा? 174 होगा। अब क्रय मूल्य को 50% से बढ़ा दिया जाता है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगेन 50% की वृद्धि करोगे तो क्रय मूल्य 150 हो जाएगा। अब कहा कि विक्रय मूल्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। अगर क्रय मूल्य उस आर्टिकल का 150 है और सेलिंग प्राइस उसी आर्टिकल का 174 है, तो यहाँ पे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा ये आप हमें बताइए। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिल रहा था उत्तर कितना? 16%, यानी जिस आर्टिकल पर पहले जिसका कॉस्ट प्राइस 100 था वहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा था? 74% हो रहा है। और जब आपने कॉस्ट प्राइस को 50% से क्या किया है? बढ़ा दिया है, तो उस केस में सेलिंग प्राइस हमारा पहले जितना है, तो अब हमारा जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वह पहले से बहुत कम हो जाएगा। पहले परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा था, पहले प्रॉफिट जो हो रहा था वह 74% हो रहा था, अब कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? सिर्फ 16% होगा, और यही तुम्हारा उत्तर होगा। 5 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि किसी वस्तु को 211.2 रुपया में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248.4 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। आप क्या कीजिए कि आप अपने तरफ से कुछ भी इनिशियल कॉस्ट प्राइस ले लीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पता कीजिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि अपने तरफ से कुछ भी कॉस्ट प्राइस ले लेता हूँ। मैंने मान लिया कि उसका जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा वह 100 रुपया होगा। ये मैंने मान लिया कि उस वस्तु का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा वह 100 रुपया होगा। अभी इस 100 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। एक बात बताइए, अगर किसी वस्तु को 211.2 रुपया में बेचा जाता है, अगर किसी वस्तु को 211.2 रुपया में बेचा जाता है, इतना में बेचा जाता है, तो कुल मिलाकर 12% की हानि होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ
कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए वास्तविक विक्रय मूल्य हमें पता है 211.2 रुपया है, यानी जब उस वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस रिस्पेक्ट में आपने कॉस्ट प्राइस को 100 माना है उस रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सवाल में कहा है कि 12% की हानि होती है, यानी जो लॉस परसेंटेज दिया गया है वो अपने को सवाल में दिया गया है कितने का, 12% की हानि होती है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और जब उसे बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है, तो बताइए 100 का 12% यानी 12 हो जाएगा, यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 100 से 12 रुपया कम यानी कि 88 रुपया हो जाएगा। उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 88 रुपया होगा। यानी कि अगर आपने क्रय मूल्य को 100 रुपया माना है और सवाल में बोला गया है कि जब उस वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है। अभी आपने कॉस्ट प्राइस को अपने तरफ से 100 मान लिया है, तो अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और इतने प्रतिशत की हानि होती है, इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना होगा, लेकिन उसी वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य अपने को सवाल में दिया गया है 211.2 रुपया। मतलब इस 88 का जो वास्तविक मान है वह 211.2 रुपया है। मतलब हम कह सकते हैं कि 88 की वैल्यू जो होगा वह 211.2 रुपया के बराबर होगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, यानी कि अपने को चाहिए कॉस्ट प्राइस। अपने को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, यानी अनुपात 100 का मान कितना होगा, 100 की वैल्यू कितनी होगी यह हमें जानना है, जबकि 88 का मान इतना है। तो यहाँ से आप अनुपात 1 की वैल्यू निकाल दीजिए। अनुपात 1 का मान हो जाएगा 211.2 बट्टे 88, यही हो जाएगा। अब अपने को चाहिए 100 की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से 100 की वैल्यू इतना निकल के आ जाएगा। और जो 100 की वैल्यू होगा वही आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी आपका जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वह इतना होगा। अब सवाल में बोला गया है कि जब उसी वस्तु को 248.4 रुपया में बेचा जाएगा, जब उसी वस्तु को 248.4 रुपया में बेचा जाएगा तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं और उसके बाद सेलिंग प्राइस अपने को पता ही है, एंड देन हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस आसानी से पता कर सकते हैं। आइए यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो नीचे एक जीरो, तो नीचे वाला एक जीरो से ये जीरो एक खत्म हो जाएगा, राइट। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए। एक बात बताइए, नीचे तो 11 से कट रहा है और ऊपर में भी 11 से कट रहा है, क्योंकि जो सम और डिफरेंस है वह 0 आ रहा है, यानी कि ये नंबर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है 2112 या 11 से डिवाइड हो रहा है। तो चलिए 11 से काटते हैं। 11 8 88 होता है और 11 से जब आप इसे काटोगे तो 11 एकम 11, बाकी हो जाएगा 10 और अंतिम अंक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर बना देगा 101, फिर हो जाएगा 11 नमा 99 होता है, 11 नमा 99 और बाकी हो जाएगा 2 और अंतिम अंक 2 है तो फिर 22 हो जाएगा, तो 11 दूना 22 ये कट जाएगा, राइट। अब 8 से फिर से इसको काट दीजिए, कितने बारे में कट जाएगा, 8 दूना 16 होता है और शेषफल 3 हो जाएगा, अंतिम अंक 2 है तो 8 चौका 32 हो जाएगा, राइट। एंड 10 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस आपका होगा वह कितना होगा, 24 गुना 10 यानी कि 240। अब सवाल में बोला गया है कि यदि उसी वस्तु को इतना में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये आप हमें बताइए। और आपने क्रय मूल्य निकाल दिया है उस वस्तु का कितना, 240 रुपया। उस वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वह 240 रुपया होगा और जब उसे 248.4 रुपया में बेचा जाएगा तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये आप हमें बताइए। जब उस वस्तु को 248.4 रुपया में बेचा जाएगा तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, लाभ होगी, ये आप हमें बताइए। कॉस्ट प्राइस आपके पास है, सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से आप आसानी से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। देखिए परसेंटेज प्रॉफिट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, मतलब कि लाभ हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है, तो 248.4 में 240 को घटाओगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 8.4, यानी कि 8.4 रुपया का लाभ हो रहा है। 8.4 रुपया का लाभ हो रहा है, किस पे, क्रय मूल्य पर, यानी कि 240 पर। तो 100 पे कितना होगा, बस ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। चलिए इसे जब आप सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, देखिए नीचे से एक जीरो, ये डेसिमल यहाँ से आप लगाओगे तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, डेसिमल ऊपर से हटाओगे तो नीचे एक जीरो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ऊपर में 84, नीचे है 24। अब देखिए जो कट आने वाला है उत्तर 24 दिया होता है 72, लेकिन ये 72 से भी ज़्यादा है 12, मतलब कि 3% से ज़्यादा आपका उत्तर होने वाला है। यानी जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वह 3% से मोर देन होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर होगा, यानी 84/24 यानी कि 3.5%, यानी इतने प्रतिशत का लाभ होगा और यही इस सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। 30% का लाभ होता है, क्रय मूल्य में इतना % की वृद्धि होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह की घटनाएं घट रही है, एक ही आर्टिकल पर नहीं हो रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों पर। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं वो देखिए। कॉस्ट प्राइस कुछ भी ले लीजिए, इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ उसका इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा
वह 100 रुपया होगा। उसका जो आरंभिक क्रय मूल्य होगा वह 100 रुपया होगा। अब कहा है कि वह व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और वह इसे 30% अधिक पर बेचेगा तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह 130 रुपया होगा। आगे सवाल में कहा है यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। अभी उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर 25% की वृद्धि करते हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 125 रुपया हो जाएगा। यानी अब उसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 125 रुपया है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस 130 है, 130 का 10% जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 13। यानी कि अगर विक्रय मूल्य को 30% से बढ़ा रहे हो, यानी कि 130 का 10% 13 से बढ़ा रहे हो, यानी कि विक्रय मूल्य में अगर आप 10% की वृद्धि कर रहे हो, विक्रय मूल्य को अगर आप 10% से बढ़ा रहे हो, अगर विक्रय मूल्य 130 है तो कितना रुपए से विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा, 13 रुपया से विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा। विक्रय मूल्य 130 रुपया है और जब इसके विक्रय मूल्य को आप 10% से बढ़ा दोगे तो विक्रय मूल्य अब जो है बढ़ जाएगा कितना रुपया से, 13 रुपया से बढ़ जाएगा। तो उसी वस्तु का जो नया विक्रय मूल्य होगा वह 143 रुपया हो जाएगा। उसी वस्तु का जो नया विक्रय मूल्य होगा वह 143 रुपया होगा। अब क्रय मूल्य आपके पास है, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपके पास है तो प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, यानी परसेंटेज प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है ना। तो कितने रुपया का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य 125 रुपया है और विक्रय मूल्य 143 रुपया है, तो देखिए 18 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पे, 125 पे, तो 100 पे कितना होगा, बस यही हमसे पूछा जा रहा है। 25 चौका 100, 25 पच्चे 100 होता है, 25 पच्चे 125 होता है। 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 3.6 बार में, और 3.6 को 4 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 14.4%। 36 चौका 144 होता है, यानी जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वह 14.4% का होगा। और यही तुम्हारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, सवाल में दिया गया है एक व्यक्ति कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा है और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि 14 फल का जो क्रय मूल्य है वह 30 रुपया है, यानी 14 फल को उसने 30 रुपया में खरीदा है और 7 फल को वह 20 रुपया में बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। अगर 14 फल का, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 14 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वह 30 रुपीज़ है। 14 फल का विक्रय मूल्य जो है, 14 फल का जो क्रय मूल्य है वह 30 रुपया है, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वह 14 फल को 30 रुपया में खरीदा है। यानी जो कॉस्ट प्राइस है उसके बारे में बोला गया है कि 14 फल को उसने कितना रुपया में खरीदा है, 30 रुपया में खरीदा है, यानी उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह इतना होगा। अगर 14 फल को उसने 30 रुपया में खरीदा है और वह 7 फल को 20 रुपया में बेच रहा है, 20 रुपया में बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस ये रहा हमारा और ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि 14 फल का क्रय मूल्य 30 रुपया है। अगर 14 फल का क्रय मूल्य 30 रुपया है और 7 फल का विक्रय मूल्य 20 रुपया है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप हमें बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि फलों की संख्या को समान करना होगा, क्योंकि आप जब फलों की संख्या को समान करोगे तभी आप ये पता कर सकते हो कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल जाएगा तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों जगह पर फलों की संख्या समान हो जाए। अब दोनों जगह पर फलों की संख्या समान हो जाए तो ये कब होगा, ये आप हमें बताइए। इसको मैं मान लेता हूँ पहला ब्रैकेट ये है हमारा, ये हमारा पहला ब्रैकेट है, 14 था, ये हमारा पहला ब्रैकेट है और ये हमारा दूसरा ब्रैकेट है, ये हमारा दूसरा ब्रैकेट है। हम चाहते हैं दोनों जगह पर फलों की संख्या समान हो जाए, यानी इस 14 और 7 को मैं समान करना चाहता हूँ। तो समान करने के लिए क्या करना होगा, समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, इस ब्रैकेट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस ब्रैकेट को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इस ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 30 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 30 से इसमें भी 1 से, इस 30 में 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस 14 में भी 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस ब्रैकेट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 20 में भी 2 से मल्टीप्लाई और 7 में भी 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा उस आर्टिकल का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा। जब दोनों से 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 20 दूना 40। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, यानी जिस 14 फल का क्रय मूल्य 30 रुपया था, उसी 14 फल का विक्रय मूल्य 40 रुपया होगा। जिस 14 फल का क्रय मूल्य 30 रुपया था, उसी 14 फल का विक्रय मूल्य जो होगा वह 40 रुपया होगा। देखिए ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें और इसमें भी, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों जगह पर हमें फलों की संख्या समान करनी है, 14 फल उसने 30 रुपया में खरीदा है और 7 फल को वह 20 रुपया में बेच रहा है।
मतलब ऊपर में क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य नीचे में है। मैं ये चाहता हूं कि दोनों जगह पर फलों की संख्या समान हो जाए। अगर फलों की संख्या दोनों जगह पर समान हो जाएगा तभी आप ये आसानी से पता कर सकते हो कि कितने रुपए का जो विक्रय मूल्य है और जो क्रय मूल्य है वो हमारा क्या है। जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा तो वहां से आप आसानी से पता कर सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। फिर अगेन आप परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस भी आसानी से पता कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि दोनों जगह पर फलों की संख्या को समान करने के लिए इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस ब्रैकेट को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। राइट, तो यहाँ पे फलों की संख्या 14 बन गया है। अगर 7 फलों का विक्रय मूल्य 20 रुपया था, यानी 7 फल जब वह बेचता था तो 20 रुपये कमाता था। अब जब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो उसी 14 फल का विक्रय मूल्य 40 रुपया हो गया है। जिस 14 फल का क्रय मूल्य 30 रुपया था उसी 14 फल का विक्रय मूल्य जो है वह 30 रुपया हो गया है। अब देख लीजिए, अब एक फल का क्रय मूल्य 30 रुपया है। आप ऐसे समझिए कि अगर एक फल का क्रय मूल्य 30 रुपया है और एक ही फल का विक्रय मूल्य 40 रुपया है तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आपको कैसी बात कर रहे हो सर, लाभ ही होगा। क्रय मूल्य 30 रुपया है और लाभ विक्रय मूल्य 40 रुपया है तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है। और जो लाभ हो रहा है वह 10 रुपया पर, 10 रुपया का लाभ हो रहा है किस पे, तो क्रय मूल्य पर यानी 30 पर। तो 100 पे कितना होगा, बस यही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, यानी यही परसेंटेज प्रॉफिट हमसे पूछा था। तो 10 से 10 और 1/3 मतलब क्या होता है 33.1/3%, यानी कि जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वह कितना होगा, इतना प्रतिशत का लाभ होगा। 33.1/3% का लाभ होगा और यही तुम्हारा उत्तर होगा। यानी 14 फलों का क्रय मूल्य अगर 30 रुपया है तो 14 फल का विक्रय मूल्य जो होगा वह 40 रुपया होगा। अब 14 फल का क्रय मूल्य 30 रुपया और 14 फल का विक्रय मूल्य हमारा 40 रुपया है तो लाभ कितने का हो रहा है, प्रति फल लाभ जो हो रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, आप फलों की संख्या दोनों जगह पर समान है तो ये कॉन्स्टेंट, इस वैल्यू को आप हटा दीजिए। मान लीजिए क्रय मूल्य 30 रुपया है और विक्रय मूल्य 40 रुपया है तो कितने का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ किस पे, 30 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा 33.1/3%। बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर ही 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, क्या इस सवाल में हम लोग सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही चीज़ पर 2 तरह की घटनाएं घट रही है। मार्क्ड प्राइस पे ही पहले 18% का प्रॉफिट हो रहा है। एक किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ हो रहा है, यानी मार्क्ड प्राइस पे ही उसे 18% का प्रॉफिट हो रहा है और वह मार्क्ड प्राइस पे ही फिर से 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। यानी 2 घटनाएं एक ही वस्तु पर घट रहा है। मार्क्ड प्राइस पर ही 2 तरह की घटनाएं घट रही है और मैंने आपको कहा था कि जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 घटनाएं घट जाए तो वहाँ पे हम लोग सक्सेसिव यूज करते हैं। अब हमसे यही पूछा जा रहा है कि पहले 18% का लाभ होता था, अब 10% की छूट दिया है तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। यहाँ पे सक्सेसिव लगा देना है, +x और -y वाला यही लगेगा। यानी पहले 18% का प्रॉफिट होता था एंड अब वह 10% का डिस्काउंट दे दिया है तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। और दोनों घटनाएं मार्क्ड प्राइस पे ही घट रही है तो बस सक्सेसिव लगा दीजिए। जो नया लाभ प्रतिशत होगा उसका वह कितना होगा, x -x × y डिवाइडेड बाय 100%, यानी उसका जो नया लाभ प्रतिशत होगा वह इतना होगा। अब आपके पास x की वैल्यू जो है वह कितना है 18%, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है वह 18 का और जो वह डिस्काउंट दे रहा है वह कितने का दे रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो y की जगह पर आप 10 रख दीजिए, x के जगह पर आप 18 रख दीजिए और वैल्यू आप आसानी से पता कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा 18 -10 इंटू 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100%, राइट, यही होगा। 180/100 यानी कि 1.8 हो जाएगा और 18 में से 10 घटेगा तो ये हो जाएगा कितना 8 में से 1.8 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6.2%, यही होगा ना। यानी जो नया लाभ प्रतिशत होगा वह 6.2% होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का होता है। अगर आप इसे ऐसे सवाल को सॉल्व करना चाहते हो बेसिक से तब भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट प्राइस ले लीजिए एंड वहाँ से आप सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा क्योंकि डिस्काउंट भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सवाल में दिया गया है एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% की हानि होगी। सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप कुछ भी इनिशियल सेलिंग प्राइस ले लीजिए, इनिशियल कॉस्ट प्राइस मत लीजिए, इनिशियल सेलिंग प्राइस ले लीजिए एंड तब आप चीज़ों को सॉल्व कीजिए। क्योंकि सवाल में कहा है कि एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर पहले बेचता था, यदि वह इस सोफे को उस विक्रय मूल्य के 60% पर ही बेच दे
तो उसे 20% की हानि होगी। यदि सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा उस सोफे का वह 100 रुपया होगा। उस सोफे का जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा वह 100 रुपया होगा, यही होगा। आगे सवाल में कहा है कि जब वह इस सोफे को इनिशियल सेलिंग प्राइस के 60% में बेच दे, यानी कि उसी सोफे को वह व्यक्ति अगर आरंभिक विक्रय मूल्य के 60% पर ही उसे बेच दे तो उसे 20% का हानि होता है। मुझे बताइए कि अभी जो उस सोफे का विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा। तो सवाल में कहा है कि वह व्यक्ति जो है वह उस सोफे को इनिशियल सेलिंग प्राइस के 60% में ही बेचना चाहता है, यानी 100 का जो 60% होगा वह कितना होगा, 60 रुपया होगा। यानी जिस सोफे का प्रारंभिक विक्रय मूल्य 100 रुपया था, अगर वह अब उसे 60 रुपये में ही बेचता है तो उसे कितने का नुकसान होता है, 20% का नुकसान होता है। जिस सोफे का इनिशियल सेलिंग प्राइस इतना था, उसी सोफे को अगर इनिशियल सेलिंग प्राइस के 60% में ही वह बेच दे तो उसे 20% का नुकसान होता है। यानी कि कितने परसेंट का लॉस होता है, तो 20% का लॉस हो जाता है, 20% का लॉस हो जाता है। यदि वह व्यक्ति उस सोफे के इनिशियल सेलिंग प्राइस पर ही बेचे, यदि वह व्यक्ति उस सोफे को इतना में ही बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप हमें बताइए। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। एक बात हमें बताइए, जिस सोफे का इनिशियल सेलिंग प्राइस इतना था, अब वह उसी सोफे के इनिशियल सेलिंग प्राइस के 60% में बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। यानी कि अगर वह व्यक्ति उस सोफे को इतना में बेचता है तो इतने प्रतिशत का नुकसान होता है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर वह व्यक्ति इस सोफे को इतना में बेचता है तो इतना प्रतिशत का नुकसान हो जाता है, यानी इतना में बेचेगा तो इतना प्रतिशत का नुकसान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस सोफे का, यानी कि इस 60 की जो वैल्यू होगी, इस 60 का जो मान होगा वह इनिशियल कॉस्ट प्राइस के 80% के इक्वल हो जाएगा। अगर उस सोफे को इतना रुपया में बेचता है तो 20% की हानि होती है। अगर वह व्यक्ति उस सोफे को इतना रुपया में बेचता है तो 20% की हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 60 की वैल्यू है, ये जो 60 है वह इनिशियल कॉस्ट प्राइस के 80% के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब वह इतना में बेचता है तो इतने प्रतिशत का नुकसान होता है। जब वह व्यक्ति उस सोफे को इतना रुपया में बेचता है तो इतने प्रतिशत का नुकसान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 60 की जो वैल्यू होगा वह इनिशियल कॉस्ट प्राइस के 80% के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इतना में बेचता है तो इतने प्रतिशत का नुकसान होगा। इसका मतलब ये होगा कि इस 60 का मान जो होगा वह इनिशियल कॉस्ट प्राइस के 80% के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। परसेंटेज हटाओगे, नीचे आपको देना होगा 00, ये 20 चौका 100 होगा और ये 20 पचे 100 होगा। 4 से ये 15 चौका 60 होगा और 15 पचे 75, यानी कि उस सोफे का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़ हो जाएगा। उस सोफे का क्रय मूल्य जो होगा वह 75 रुपया हो जाएगा। अब क्रय मूल्य आपके पास है और आपसे ये बोला गया है कि अगर वह व्यक्ति या फिर वह व्यापारी उसी सोफे को आरंभिक विक्रय मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य हमारा 75 रुपया है और वह व्यक्ति अगर इनिशियल विक्रय मूल्य पर बेचे, इनिशियल विक्रय मूल्य हमारा ये वाला था, ये हमारा इनिशियल सेलिंग प्राइस था, ये हमारा इनिशियल सेलिंग प्राइस था। अब वह व्यक्ति अगर उस सोफे को 100 रुपये में बेचता है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप हमें बताइए। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो यहाँ से आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दीजिए। देखिए कितने रुपया का लाभ हो रहा है, 25 रुपया का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 75 रुपया है और विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 25 रुपया का लाभ हो रहा है। कहाँ पे, 75 पर, क्योंकि लाभ और हानि हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो 100 पे कितना होगा, बस ये वैल्यू निकाल दीजिए। 25 या 75 और 1/3 कहने का मतलब होता है 33.1/3%। यानी कि अगर वह व्यक्ति उस सोफे को इनिशियल सेलिंग प्राइस पर ही बेचता तो उसे कुल मिलाकर 33.1/3% का लाभ होता। और यही तुम्हारा उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक तो तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से अभी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। दूसरा तरीका, अगर इस 60 को सीपी के 80% के इक्वल आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, वो देखिए। कहा है, ध्यान दीजिएगा, कहा जब सेलिंग प्राइस इतना होगा, जब वह उस सोफे को 60 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि होती है। यानी जो परसेंटेज लॉस है वो सवाल में दिया गया है 20%। तो अगर वह उस सोफे को 60 रुपये में इतना रुपया में बेचता है तो इतने प्रतिशत की हानि होती है। तो सबसे पहले तो इस 20% का मान अपने को निकाल दीजिए। 20% की हानि मतलब कि 1/5, यानी कि अगर उस सोफे का क्रय मूल्य 5 रुपया है और जब वह उस सोफे को बेचता है तो 1 रुपये की हानि होगी, मतलब कि उस सोफे का जो विक्रय मूल्य होगा वह 4 रुपया होगा। अगर किसी सोफे का क्रय मूल्य 5 रुपया है और जब उस सोफे को बेचा जाता है तो 1 रुपये की हानि होती है, मतलब उस सोफे का विक्रय मूल्य जो होगा वह 4 रुपया होगा। अब सोफे का विक्रय मूल्य अनुपात में 4 है लेकिन वास्तव में 60 है, मतलब हम कह सकते हैं कि 4 की वैल्यू अगर 60 के बराबर है तो 1 की वैल्यू जो होगा वह 15 के बराबर होगा। अपने को चाहिए क्या, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य 5 है, अनुपात 5 की वैल्यू आपको मिल गया कितना, 75। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और अब आप चाहते हो कि उस सोफे को इनिशियल सेलिंग प्राइस पे बेचने के लिए तो क्रय मूल्य 75 है, विक्रय मूल्य 100 है, तो यहाँ से प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। इस तरीके से उत्तर निकल के आ जाएगा 33.1/3%। बहुत आसान सवाल है लेकिन ठीक ठाक सवाल है, ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 3936 रुपये में बेचा जाता है, यानी प्रत्येक को इतना में बेचा जाता है। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह समान है। कहा एक को 8% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप सबको अच्छे से पता होगा, मैंने जब हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो जाए, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो जाए और एक को X% के प्रॉफिट पर और दूसरे को X% के लॉस पे बेचा जाता है, तो उस केस में हमेशा लॉस होता है। और जो लॉस होता है वह कितने % का होता है? जो लॉस होगा वह होता है x² डिवाइडेड बाय 100% का। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस समान हो, अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य सेम हो और एक को X% के प्रॉफिट पर बेचा जाए और दूसरे को X% के लॉस पे बेचा जाए, तो इस पूरे लेन देन में हमेशा लॉस होता है। और लॉस होता है कितने का? इतने % का होता है। अब अपने को सवाल में दिया गया है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एक को 8% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदेबाजी में कितने % का लाभ या हानि होगा, ये हमें बताइए। तो हमें पता है पूरे सौदेबाजी में हमें इतने % की हानि होगी। अब अपने को पता है x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8 की x की जगह पे 8 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 यानी कि इतने % की हानि होगी। 64/100 यानी कि हम कह सकते हैं 0.64% की हानि होगी। ध्यान रहे कि यहाँ पे हानि लिखना होगा या नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। सवाल में ऑलरेडी देख रहा है लाभ या हानि होगा, तो हमें पता है ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा, यानी 0.64% की हानि होगी। जब विक्रय मूल्य समान हो और एक आर्टिकल को X% के प्रॉफिट पर और एक आर्टिकल को X% के लॉस पे बेचा जाए, तो इतने % का लॉस होगा। लेकिन जब कॉस्ट प्राइस सेम हो जाए, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो जाए और एक को X% के प्रॉफिट पर और दूसरे को X% के लॉस पे बेचा जाए, तो उस सौदेबाजी में ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। सवाल में कहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 kg के वाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है, उसको होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो बनिया वगैरह होता है ना, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में होता है तभी तो सवाल बनते हैं, है ना। ये लोग जो बनिया वगैरह होता है उसमें से देखिए बहुत सारे ईमानदार भी होते हैं और बहुत सारे इस तरह से बेईमान भी होते हैं। अगर बेईमान नहीं होता तो सवाल क्यों बनाए जाते हैं? कुछ ना कुछ रीज़न है तभी बनता है। तो जो बनिया वगैरह होता है वह दो तरह के प्रॉफिट कमाता है, एक तो भाव पे कमाता है और दूसरा वह वजन पे कमाएगा। वजन भी कम तोलेगा और भाव में भी वह ज़्यादा भाव में वह सामान को बेचता है। तो दो तरह की वह प्रॉफिट कमाता है। लेकिन इस सवाल में बोला गया है कि जो दिखाया गया है उसके अनुसार जो कस्टमर उस दुकानदार के पास सामान खरीदता होगा उसे लग रहा होगा कि इसने हमसे कोई प्रॉफिट नहीं लिया है, लेकिन वह प्रॉफिट कमा रहा है। भाव पे नहीं कमा रहा है, जबकि बल्कि वह कहाँ पे कमा रहा है? वजन पे कमा रहा है। यानी जो उसे 1 kg सौदा देना था, लेकिन वह दे रहा है कितना? सिर्फ 800 ग्राम सौदा दे रहा है। यानी 200 ग्राम का उसे मुनाफा हो रहा है। कहाँ पे? 800 पे। तो 100 पे कितना? 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर होगा, है कि नहीं? कि सवाल में कहा है कि एक दुकानदार है जो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी उसने 1 kg देखिए क्रय मूल्य वह इस प्रकार से शो करवा रहा है कि क्रय मूल्य के बारे में वह इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है वह दुकानदार अपने आप को कि उसने 1 kg सौदा जो है वह X रुपया में खरीदा है। X रुपया में खरीदा है। एक दुकानदार जो है वह 1 kg सौदा X रुपया में खरीदा है। अब वह बेच इस प्रकार से रहा है कि वह दावा करता है कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा। अब क्रय मूल्य उसका कितना है? X रुपया है। X रुपया है, यानी कि जितना रुपया प्रति केजी के भाव से उसने खरीदा था उतना ही रुपया प्रति केजी के भाव से उसे बेचना था। यानी जो बेचने का वो ढोंग कर रहा है वह इतना रुपया केजी के भाव से वह बेचने का ढोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम हो जाएगा। इतना रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा और इतना रुपया पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो यहाँ पे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम हो रहा है। लेकिन वह बेचने के वक्त वह क्या करता है कि वह 1 kg सामान तो X रुपया में खरीदा है, लेकिन वह बेचने समय क्या करता है कि भाव वह पहले जितना रखा था X, जैसे पहले X रुपया रखता था तो अभी वह अपने भाव को X रुपया ही रखा है। लेकिन अब वह क्या करता था कि पहले उसे 1 kg देना था, लेकिन अब वह 1 kg की जगह पर सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है। कितना ग्राम दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। यहाँ पर वह झोल कर दिया है। कितने ग्राम का? 200 ग्राम का। 200 ग्राम का, क्योंकि 1 kg जो होता है वह 1000 ग्राम होता है। वह दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम। 800 ग्राम दे रहा है, यानी क्रय मूल्य उसका इतना था, विक्रय मूल्य इतना हो रहा है। तो देखिए वह इसे प्रॉफिट कमा रहा है। कहाँ पे? वेट पर। यहाँ पे भाव तो इसका सेम ही है, यहाँ पर वह वजन में कमा रहा है प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो हो रहा है वह कितने का हो रहा है? 200 ग्राम का लाभ उसे हो रहा है। कितने पर? 800 पे। तो 100 पे कितना होगा? बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 2 चौका
2 चौका कितना होता है 8 और 4 से ये 25%, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यानी 25% का लाभ होगा और यही सवाल का उत्तर होगा। यानी वह वनिया जो है, वह दुकानदार जो है, वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है झोल करके? 25% का लाभ कमा रहा है, यही सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे भी उसी टाइप का एक सवाल है। कहा एक दुकानदार जो है वह 18 रुपया केजी के भाव पर गेहूं को खरीदा है और 20 रुपये केजी के भाव पर बेचता है, और वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय 900 ग्राम गेहूं देता है, तो दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आप बताइए। देखिए यहाँ पे दो तरह का प्रॉफिट वह दुकानदार कमा रहा है। एक तो भाव में भी वह 18 रुपये केजी के हिसाब से खरीदा था और 20 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर भी 2 रुपये पर केजी के हिसाब से वह कमा रहा है अपने अनुसार, कस्टमर के हिसाब से। लेकिन वह वजन में भी कम दे रहा है, पहले उसे 1 केजी देना था लेकिन वह सिर्फ दे रहा है 900 ग्राम। तो 2 तरह के प्रॉफिट यहाँ पे वह कमा रहा है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत दुकानदार का कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए 1000 ग्राम गेहूं का जो कॉस्ट प्राइस होगा उस दुकानदार के लिए 1000 ग्राम गेहूं का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह कितना होगा, 18 रुपया होगा। यानी वह दुकानदार जो है वह गेहूं को इतना रुपए केजी के हिसाब से खरीदा होगा। दुकानदार के लिए क्रय मूल्य इतना है, लेकिन वह अपने सामान को बेच रहा है कैसे? बेच रहा है 20 रुपये केजी के भाव से, 20 रुपया केजी के भाव से। लेकिन 20 रुपये केजी के भाव से वह दुकानदार कस्टमर के सामने बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो उसे 1000 ग्राम सौदा देना था, 1 केजी सौदा देना था, लेकिन वह दे कितना रहा है, सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है। देना था उसे 1 केजी, लेकिन दे रहा है कितना, सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है। देना था 1000 ग्राम, दे रहा है सिर्फ 900 ग्राम। तो यहाँ पर भी 100 ग्राम की प्रॉफिट हो रहा है उसके पास, और पर केजी हिसाब में यहाँ पर भी वह 2 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो यहाँ पे 2 तरह का प्रतिशत उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, ये आप हमें बताइए। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर दोनों जगह पर वजन जो है वह समान हो जाए, वजन जो है वह समान हो जाए। वेट को मैं कांस्टेंट करना चाहता हूं। अगर वेट कांस्टेंट हो जाएगा तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, एंड वहां से आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा या फिर परसेंटेज लॉस क्या होगा। लॉस का तो कोई मामला ही नहीं है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा ये हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। मतलब ये दोनों डाटा को मैं समान करना चाहता हूँ। तो समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप कैलकुलेशन को ठीक से समझ सको। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा इसको नज़दीक लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20 रुपया और इस एरो को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा 18, ये हमारा कॉस्ट था, ये हमारा सेल था, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। मतलब इन दोनों को सेम करने के लिए, मतलब जैसे यहाँ पर भी 1 केजी है 1000 ग्राम है, और मैं इस 900 ग्राम को भी 1000 ग्राम बनाना चाहता हूँ। तो ये कैसे हो पाएगा ये हमें बताइए, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर केजी के हिसाब से हो रहा है। तो अगर यहाँ पर भी 1 केजी हो गया तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है। देन वहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग पता कर सकते हैं। इस 900 ग्राम को मैं 1000 ग्राम बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 1000/900 ग्राम से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इस ब्रैकेट में 1000/900 ग्राम से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे 900 ग्राम है ना, यहाँ पे ये हमारा 900 ग्राम है। अगर इसमें मैं अपने मन से 1000/900 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 900 ग्राम से 900 ग्राम खत्म होगा, यानी इस 900 से 900 खत्म होगा तो यहाँ पे 1000 ग्राम बच जाएगा। अब चूंकि 1000/9 से इधर आपने मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी आपको करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ अब जो भी चीज आप करना चाहते हो दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा, राइट। एंड इसमें हम अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस पूरे ब्रैकेट को मैं क्या करता हूँ 1000/900 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1000/9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस ब्रैकेट को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग क्या होगा कि यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वह कितना हो जाएगा, ये बताइए। इस 900 ग्राम को 1000/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा 900 ग्राम है, ठीक है, ये हमारा 900 ग्राम था। अब इसमें जब 1000/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना होगा और इसमें भी करना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 1000/900, यही तुम्हारा होगा। अब 900 से 900 खत्म हो जाएगा, बराबर में ये था 20। अब इधर 1000/9 से मल्टीप्लाई किए हो आपने, तो इधर भी आपको करना होगा इस 20 में भी। यहाँ पर भी 1000/9 से हम लोग 900 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से एक्चुअल सेलिंग प्राइस हमें मिल गया है इतना रुपया 1000 ग्राम के हिसाब से। यानी कि देखिए 900 ग्राम से 900 ग्राम कट गया है तो ऊपर में 1000 ग्राम, और यहाँ पर आपका प्राइस आपको मिल गया है, भाव जो है वह इतना हो जाएगा। तो ऊपर से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो खत्म, ऊपर में 200 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस मिलने वाला है आपको वह कितना मिलने वाला है, 1000 ग्राम गेहूं का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा 200/900, 200/9। अब 200/9 कितना हो जाएगा ये बताइए, 9 दूना 18, 9 दूना 18 यही होगा ना, 9 दूना 18, फिर 2 जीरो हो जाएगा, फिर 9 दूना 18,
फिर 2 हो जाएगा तो फिर 9 दूना 18 और ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, यानी जो विक्रय मूल्य होगा वह 22.23 रुपया होगा और क्रय मूल्य जो है वह 18 रुपया है। अब देखिए 1000 ग्राम गेहूं का क्रय मूल्य जो है वह इतना रुपया है और 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य 1000 ग्राम गेहूं का जो विक्रय मूल्य है वह इतना रुपया है। अब देखिए आप आसानी से ये पता कर सकते हो कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। 1 केजी गेहूं का क्रय मूल्य 18 रुपया है और 1 केजी गेहूं का विक्रय मूल्य 22.23 रुपया है। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा ये आप हमें बताइए। परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा वह कितना होगा ये आप हमें बताइए। सबसे पहली बात कि क्रय मूल्य 18 रुपया है और विक्रय मूल्य 22.23 रुपया है और दोनों जगह गेहूं की जो मात्रा है वह 1-1 केजी है। इसका मतलब जो लाभ हो रहा है वह यहाँ पे हो रहा है, क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है। तो कितने रुपया का लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य 18 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी गेहूं का क्रय मूल्य जो है वह 18 रुपये पर केजी है और उसी गेहूं का विक्रय मूल्य 22.23 रुपये पर केजी है। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट जो लाभ हो रहा है वह कितने का हो रहा है? 4.23 रुपये का लाभ हो रहा है। 4.23 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है? क्रय मूल्य पर, यानी 18 पर। तो 100 पे कितना होगा? बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए। परसेंटेज यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाना होगा, तो 2 जीरो ऊपर से और 2 जीरो नीचे से खत्म हो जाएगा। 423/18, यानी जो परसेंटेज प्रॉफिट आपका होने वाला है वह 423/18 यही होगा ना। इतना परसेंट आप इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा रे? 18 दूना 36 और उधर 6 8 18 तिया 54, यानी कि 23 दशमलव कुछ करके आ रहा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 23.45%, 23.45% और यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी और ये सवाल का उत्तर है। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह है तो ये सब करना पड़ेगा, इसमें बच नहीं सकते आप। 23.45%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। कहा अतुलित एक पुराना साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है और इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? एक बात बताइए, साइकिल का जो क्रय मूल्य है वह कितना है? तो आप कहोगे कि साइकिल को पहले तो उसने 4000 रुपया में खरीदा है, 4000 रुपया में खरीदा है, लेकिन जिस साइकिल को उसने 4000 रुपये में खरीदा है उसे ठीक कराने में भी 400 रुपये खर्च हो रहा है। तो जो ठीक कराने वाला रुपया होता है वह भी क्रय मूल्य के अंदर ही आता है। तो जो टोटल साइकिल का क्रय मूल्य होगा वह इतना रुपया होगा, यानी कि उस साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 4400 रुपया होगा, इतना रुपया होगा। और उस साइकिल को बेच रहा है कितना में? 5000 रुपया में बेच रहा है, यानी साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वह सवाल में दिया गया है 5000 रुपया। क्रय मूल्य है इतना रुपया, विक्रय मूल्य इतना है। तो बताइए आप प्रतिशत लाभ कितना होगा ये आप हमें बताइए। तो देख लीजिए 600 का लाभ हो रहा है, इस पे 4400 पे, क्योंकि लाभ और हानि कहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? 4400 पे क्रय मूल्य पे करते हैं। तो 100 पे कितना होगा? बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ऊपर से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो। अब 600 को 44 से डिवाइड कर दीजिए, कितना परसेंट आ जाएगा? 44, यानी कि 20% से तो कम ही होगा, ये हमें पता है। और सारे ऑप्शन 20% से कम ही दे रखा है, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना 600/44 कितना हो जाएगा? 13.7/11%। ऑप्शन नंबर डी, 13.7/11%। इतना प्रतिशत का लाभ होगा। ये सब कर सकते हो आप अपने में, या फिर डायरेक्ट ये भी आप आसानी से कर सकते थे कि जो प्रॉफिट हो रहा था वह 600 का हो रहा था, किस पे हो रहा था? तो 4400 पे हो रहा था, राइट। तो ये आप नोट कीजिए कि ये जो 4400 है वह 600 का कितना गुना है, ये आप देख लीजिए। 7 छक 42, लगभग 7 गुना है ना, 7 छक 42, 7 गुना से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर जो आपका होगा 14×7=98, 14% से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और 14% से थोड़ा सा कम एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर सी भी है, लेकिन थोड़ा सा कम है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहा है कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ है? 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वह 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ऐसा सवाल में दिया गया है। 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वह 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो इस सौदेबाजी में क्या हुआ है? लाभ हुआ है, हानि हुआ है, क्या हुआ है, ये आप हमें बताइए। चलिए दोनों तरफ जो कॉमन है उससे आप इसे काट पीट दीजिए। 3 तिया 9, 3 5 15 होता है। कॉस्ट प्राइस के सामने जो वैल्यू है वो हमारा कॉस्ट प्राइस, और जो वैल्यू सेलिंग प्राइस के सामने है वो सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल दीजिए। कॉस्ट प्राइस के सामने 3 है तो कॉस्ट प्राइस 3 होगा, सेलिंग प्राइस के सामने 5 है तो सेलिंग प्राइस 5 होगा। यानी जिस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, जिस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है, उसी का आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 रुपया है। तो यहाँ पे बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 2 रुपया का लाभ
लाभ हो रहा है, कहाँ पे, क्रय मूल्य पर यानी 3 पर, तो 100 पे कितना हो जाएगा ये बताइए। अब 2/3 का मतलब ही होता है 66.2/3%, यानी इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यानी कि 66.6% ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। कहा एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी है, तो इस सौदेबाजी में होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी टफ उफ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, टफ उफ नहीं है। मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 5:3, यानी कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य 5 रुपया होगा उसी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा वह 3 रुपया होगा। क्रय मूल्य जो होगा वह 3 रुपया होगा, राइट। ठीक, अंकित मूल्य 5 रुपया तो क्रय मूल्य 3 रुपया होगा। ठीक, उस वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, वास्तविक विक्रय मूल्य उस वस्तु का जो है वह 3645 रुपया है। उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वह 3645 रुपया है, ये सवाल में दिया गया है। कहा दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 2 तरह का डिस्काउंट दिया है, 25% और 10% का। अच्छा, किसी मार्क्ड प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट होता है, अंकित मूल्य पर दिए गए डिस्काउंट को आप माइनस कर देते हो तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है, राइट। तो सेलिंग प्राइस अपने को इतना दे रखा है, अगर अंकित मूल्य पर 2 डिस्काउंट को हम लोग निकाल लेते हैं तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और फिर दोनों तरह सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देंगे तो वहाँ से कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, एंड देन प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है तो मैं मान लेता हूँ कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 500 होगा और क्रय मूल्य जो होगा वह 300 रुपया होगा। उस वस्तु का जिस वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, उस वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को मैं मान लेता हूं कि अंकित मूल्य अगर 500 होगा तो क्रय मूल्य जो होगा वह 300 होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो, मैंने इसलिए माना है ताकि मैं कैलकुलेशन आसानी से कर पाऊँ। ठीक है, अब अंकित मूल्य हमारा इतना है और क्रय मूल्य इतना है हमारा। अब सवाल में दिया गया है कि अंकित मूल्य पर 2 तरह का डिस्काउंट वह दे रहा है, 25% का और 10% का। अगर एक ही वस्तु पर 2 तरह की लगातार घटनाएं घट जाए तो उसे हम लोग सक्सेसिव से कैलकुलेट करते हैं। अब अंकित मूल्य पर वह 2 लगातार डिस्काउंट दे रहा है, 25% और 10% का, तो 25% और 10% का जो सक्सेसिव होता है वह कितना होगा ये बताइए। आप इसे निकाल दीजिए, 25% और 10% का, यहाँ से आप सक्सेसिव निकालोगे, दोनों डिस्काउंट ही हैं, तो ये हो जाएगा -25 -10 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 गुना 10 बट्टे ये 100, यानी कि पूरे सौदे पर कुल मिलाकर इतना का छूट हो जाएगा। और अंकित मूल्य में से छूट को आप माइनस कर दोगे तो विक्रय मूल्य आपको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा -35। ठीक है, -35 अब प्लस का ये हो जाएगा कितना 2.50, ऐसा ही होगा 2.5 होगा, राइट। तो 35 + 2.5 यानी कि 32.5, ऐसा ही होगा ना 32.5। यानी कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है और उस पर आप 2 तरह का डिस्काउंट 25% और 10% का दे रहे हो तो टोटल डिस्काउंट 32.5% हो जाएगा। तो अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है और डिस्काउंट इतना है तो उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 100 में से 32.5 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 67.5, ये होगा। यानी कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया था और उस पर आप 25% और 10% का 2 लगातार छूट दे रहे हो तो कुल छूट इतना हो जाएगा, और अंकित मूल्य में से छूट को माइनस करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, यानी कि विक्रय मूल्य मिल जाता है। अब 100 पर सेलिंग प्राइस इतना है, लेकिन अपना जो अंकित मूल्य है वह 500 है। अंकित मूल्य अगर 100 होगा तो डिस्काउंट इतना होगा तो सेलिंग प्राइस इतना होगा। अगर अंकित मूल्य हमारा 500 होगा तो यहाँ से हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इसमें भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल डिस्काउंट हमारा इतना होगा और सेलिंग प्राइस भी हमारा 5 गुना हो जाएगा। यही होगा, बस सिंपल सी बात है, यही होगा। बस यहाँ पर 100 अंकित मूल्य 100 था तो डिस्काउंट इतना था, अंकित मूल्य 500 होगा तो डिस्काउंट इतना होगा और सेलिंग प्राइस इतना हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे भी आप डायरेक्ट 500 का 67.5% निकाल दोगे तो यही डाटा निकल के आ जाएगा, या फिर डिस्काउंट अगर आप निकालना चाहते हो तो 500 का 32.5% निकाल दीजिए, ये डिस्काउंट को हटा दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस इतना निकल के आ जाएगा। यानी टोटल डिस्काउंट आपने जब कैलकुलेट किया है तो वह मिला है 32.5%, यही मिला है। अब क्या करते हैं कि सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या मिलेगा ये बताइए, अनुपात में
100 पर जब अंकित मूल्य आपने 100 माना था तो डिस्काउंट 32.5% आया था और सेलिंग प्राइस इतना आया था। जब अंकित मूल्य 100 माना था आपने और डिस्काउंट दिया था 25% और 10% का 2 लगातार, तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया था 100 अंकित मूल्य पर। यानी जब अंकित मूल्य 100 रुपया था तो विक्रय मूल्य इतना था। अंकित मूल्य अगर 500 रुपया हो जाएगा तो विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना होगा तो कितना करना पड़ेगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, 25 का 5 बाकी 2, 7 5 35, 35 2 37 के 7, ठीक है, 25 का 5 बाकी 2, 7 5 35, 35 2 37 के 7, अब बाकी 3, अब 5 6 30, 30 3 कितना हो जाएगा 33, ये होगा ना। यानी कि 337.5 रुपया। यानी कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया होगा और उस पर 25% और 10% का 2 लगातार छूट दिया जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह इतना रुपया होगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह इतना रुपया होगा और उस वस्तु का विक्रय मूल्य अनुपात में इतना होगा, लेकिन वास्तव में उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह इतना दे रखा है अपने को। तो ये वैल्यू जो होगा वह 3645 के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिए अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए। एक बात मुझे बताइए कि अगर विक्रय मूल्य हमारा इतना है तो क्रय मूल्य इससे थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि क्रय मूल्य जो है वह 300 है और विक्रय मूल्य 337.5 है, राइट। अपने को चाहिए 300 की वैल्यू, 337.5 की वैल्यू इतनी है और अपने को चाहिए क्रय मूल्य। अनुपात 1 का मान कितना होगा ये बताइए, सिंपल सी बात है। अनुपात 1 का मान हो जाएगा, अगर अनुपात 337.5 की वैल्यू इतनी है तो अनुपात 1 का मान होगा 3645 बटे 337.5। लेकिन हमें चाहिए क्या, अनुपात में 300 की वैल्यू, अनुपात में 300 की वैल्यू चाहिए। तो चलिए इधर भी 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा और इधर भी आप 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, राइट। तो ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। लेकिन कॉस्ट प्राइस को आप एग्जैक्ट सॉल्व कर लीजिए। अब जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेसिमल हटाओगे ना तो यहाँ पे 1 जीरो आपको लगाना पड़ेगा, राइट। अब ऊपर में 3645 है और नीचे 3375 है, राइट। मतलब 1 पॉइंट समथिंग करके है। यानी जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आपका आने वाला है वह 3000 से थोड़ा सा ज़्यादा आने वाला है। अगर आप काट पीट करोगे तो 11 से तो ये मुझे 25 से ये कटने वाला है, राइट। 25 से ये कटने वाला है। जब आप इसे काट पीट करोगे ना तो कॉस्ट प्राइस आपका मिल जाएगा कितना, यानी जो कॉस्ट प्राइस आपका आने वाला है वह कितना आ जाएगा। जब इसे आप काट पीट करते हो तो जो कॉस्ट प्राइस आपका आने वाला है वह हो जाएगा, देखिए ये 3000 है। 1000 में कुल मिलाकर कितने 25 होते हैं ये बताइए, 40-25 होते हैं, 40-25। 100 में कुल मिलाकर 4-25 होता है तो 1000 में 40-25 हो जाएगा, राइट। हमें चाहिए 3000 तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई। यानी कि अगर मैं इसे 25 से काटता हूँ तो ये 120 बार में कट जाएगा, राइट। और ये 120 से ज़्यादा बार में कट जाएगा। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ जाएगा 3240 रुपया। कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ जाएगा 3240 रुपया। कॉस्ट प्राइस जो आपका होगा वह कितना होगा 3240 रुपया। रेड पेन किधर गया। कॉस्ट प्राइस जो आपका होगा वह इतना होगा और सेलिंग प्राइस आपके पास है ही। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए परसेंटेज प्रॉफिट निकाल दीजिए, क्योंकि विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत जो लाभ होगा वह कितने का होगा। तो कितने का लाभ हो रहा है ये बताइए, लाभ कितने का हो रहा है। 3645 में से 3240 को माइनस जब आप करोगे तो कितने का हो 32 4 36 और 5, यानी कि 405 रुपया का लाभ हो रहा है। अब 405 रुपया का लाभ किस पे हो रहा है 3240 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा, बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना 4050 को 324 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो परसेंटेज प्रॉफिट आपको मिलने वाला है वह कितना मिलेगा। यानी कि जब आप 4050 को 324 से डिवाइड करोगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 12.5%। 12.5%। यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर है। यही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। यानी जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वह 12.5% होगा। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। वैसे भी आप सोचिए ना खुद, लाभ 405 रुपया हो रहा है किस पे 3240 पे। तो आप ये एज्यूम कीजिए कि ये 405 3240 का कई चौथाई है, या फिर ये जो 3240 है वह 405 का कई गुना है। तो वहाँ से आप परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो। महिला अंकित मूल्य पर 24% के साथ एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। आप मान लीजिए उस कार का अंकित मूल्य कुछ भी मान के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। मैं मान लेता हूँ कार का जो अंकित मूल्य होगा, जो मार्क्ड प्राइस होगा वह 100 रुपया होगा। अगर कार का अंकित मूल्य इतना है और वह महिला 24% के छूट के साथ कार को खरीदती है, यानी कि कार पर जो डिस्काउंट मिलता है
वह 24% का मिलता है। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलता है? 24% का डिस्काउंट मिलता है। और आप सबको अच्छे से पता होगा कि जब हम अंकित मूल्य में डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, छूट को माइनस कर देते हैं, तो विक्रय मूल्य मिल जाता है, राइट। तो यहाँ से बताइए उस कार का जो विक्रय मूल्य होगा, यानी उस कार का जो विक्रय मूल्य होगा, जो दुकानदार उस कार को बेच रहा है उसके लिए उस कार का जो विक्रय मूल्य होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, वह कितना होगा ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे 100 में से 24% को माइनस करना है, तो 100 का 24% 24 होगा, तो 100 में से 100 का 24% कितना हो जाएगा? 24 ही हो जाएगा, राइट। डिस्काउंट 24 हो जाएगा तो 100 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 76, यानी कि उस कार का विक्रय मूल्य जो होगा वह 76 होगा। लेकिन ये विक्रय मूल्य किसका है? वह उस दुकानदार के लिए है, जिस महिला ने खरीदा है उसके लिए ये क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस है। इसके लिए उस महिला के लिए ये जो 76 है वह कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जिस दुकानदार ने उसे बेचा है उसके लिए यह सेलिंग प्राइस है। अब वह महिला क्या करती है कि जिस कार को उसने खरीदी थी मार्क्ड प्राइस के 24% के डिस्काउंट के साथ, अब वह महिला क्या करती है कि इसी कार को मार्क्ड प्राइस से 20% अधिक पर उस कार को बेच देती है। तो बताइए उस महिला के लिए उस कार का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा? मार्क्ड प्राइस 100 था, अब इसे वह 20% अधिक पर बेच देती है, तो उस कार का जो विक्रय मूल्य होगा वह महिला के लिए वह कितना होगा? 120 रुपया होगा, राइट। उस महिला के लिए उस कार का विक्रय मूल्य इतना होगा और क्रय मूल्य इतना, यानी कि वह महिला इतने में कार को खरीदी थी और इतना में बेच रही है। तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आप हमें बताइए। परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा वह कितने परसेंट का होगा ये आप बताइए। विक्रय मूल्य 120 रुपया है, क्रय मूल्य 76 रुपया है, तो यहाँ पे देखिए 24 रुपया का यहाँ पे लाभ हो रहा है और 20 रुपया उधर, यानी कि कुल मिलाकर 44 रुपये का लाभ हो रहा है। अब 44 रुपये का लाभ कहाँ पे हो रहा है? क्रय मूल्य पर, यानी कि 76 पर हो रहा है। अब 44 का लाभ 76 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा ये आप हमें बताइए। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए 50% से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन दिया गया है? कितना प्रतिशत का? दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, बाकी तो ऑप्शन ए और डी हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, देखिए 4 से तो ये कट ही रहा है ना, 4 से 11 और 4 से 19 चौका 76 होता है, राइट। 11 19 100 का देखिए रिलेशन कहाँ पे बन रहा है? दोनों जगह पर 19 का रिलेशन बन रहा है, लेकिन 17 का रिलेशन कहाँ पे बनेगा? 11 100 को जब आप 19 से डिवाइड करोगे ना तो उत्तर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 57.17/19%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। यानी वह महिला जो है वह उस कार को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच रही है? 57.17/19% के लाभ पर उस कार को बेच देती है। महिला तो बड़ी चतुर निकली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। सवाल में दिया है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और वह अपने ग्राहकों के लिए बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। ठीक है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 100 रुपया होगा और अंकित मूल्य जो होगा वह कितना होगा? 125 रुपया होगा। सवाल में दे रखा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25 रुपया अधिक अंकित करता है। अगर उस माल का क्रय मूल्य इतना है तो उस माल का क्रय मूल्य जो मार्क्ड प्राइस जो होगा, अंकित मूल्य जो होगा वह 125 रुपया होगा, क्योंकि क्रय मूल्य से 25% वह ज़्यादा अंकित करता है। ठीक है, तो यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य इतना और क्रय मूल्य इतना। अब क्या करता है कि वह अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% का छूट भी देता है। तो जो छूट मिलता है वह हमेशा डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे मिलता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। तो इस पे 25% का वह डिस्काउंट भी देता है और मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को जब आप माइनस कर देते हो ना तो वही हमारा क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। यानी इस पे वह 12% का छूट देता है, 12% का डिस्काउंट देता है। तो चलिए 125 का 12% आप निकाल दीजिए ठीक है, 125 का 12% जब आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस आप डिस्काउंट कितना हो जाएगा ये बताइए। डिस्काउंट जो दे रहा है वह दे रहा है 12%, राइट। तो मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ सेलिंग प्राइस, राइट। सेलिंग प्राइस में निकालना चाहता हूँ, तो बताइए 125 पर 12% का डिस्काउंट दे रहे हो तो उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वह 125 का 88% हो जाएगा, राइट। 100% में से 12% को माइनस करोगे 88%, यानी उसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह 125 का 88% हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए 22 चौका 4 से अगर काटते हो तो 22 बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 बचे और 22 बचे 110, यानी उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वह 110 रुपया होगा, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10%। 100 पर कोई वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो ज़्यादा है वही हमारा परसेंटेज वैल्यू कहलाता है। कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 110 रुपया है, तो कितना ज़्यादा है? 10 रुपया ज़्यादा है। किस पे? 100 पर। तो 100% कितना हो जाएगा? 10%। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। कहा यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर के कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है।
यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के बराबर प्रॉफिट होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 33 है और जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वह 11 हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा वह 22 होगा। सिंपल सी बात है, इतना मीटर उसने कपड़ा बेचा है तो इतना लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो बस प्रॉफिट निकाल दीजिए। देखिए प्रॉफिट 11 हो रहा है, किस पे, 22 पर, तो कितना प्रतिशत के बराबर है, 50% के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर होगा। यानी जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वह कितना होगा, परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा ये 11 का लाभ हो रहा है, किस पे, 22 पे। क्रय मूल्य पे परसेंटेज या फिर लाभ या हानि हम लोग निकालते हैं तो 2 से 50 कट जाएगा, यानी कि 50%, ये हमारा लाभ हो जाएगा। यानी कितने, कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% से घटा देता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि हो जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। सवाल में बोला गया है कि एक साइकिल निर्माता जब अपने साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% से घटा देता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि हो जाती है। प्रारंभ में उसे 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो आपके सामने है, किताब में दे रखा है, लेकिन ये काफ़ी लेंदी है। इस तरीके से सवालों को सॉल्व नहीं करना है, लेंदी भी है और टफ भी है। इस तरीके से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीका से ऐसे सवालों को माइक्रो सेकंड में आप उड़ा दीजिएगा। 2 से 3 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व आप कर पाओगे। देखिए इस सवाल में जो डाटा दिया गया है, आप चाहो तो जितना भी डाटा दे रखा है, जितना भी इन्फॉर्मेशन इस सवाल में दिया गया है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को आप हटा भी दोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ हमसे ये पूछा जा रहा है कि साइकिल का नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी उस निर्माता का नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी जो लाभ प्रतिशत हो रहा है बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की जो वृद्धि हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस सवाल में। आप चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन के जरिए भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, और आप चाहो तो इस इन्फॉर्मेशन को हटा भी दोगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ हमसे ये पूछा जा रहा है कि निर्माता का नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कैसे पता चलेगा वो देखिए। मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ कि इनिशियल टाइम में, यानी कि प्रारंभ में एक साइकिल का जो क्रय मूल्य रहा होगा, प्रारंभ में एक साइकिल का जो क्रय मूल्य रहा होगा वह 100 रुपया होगा। अब प्रारंभ वाली वैल्यू हमने इसलिए माना है क्योंकि सवाल में दे रखा है कि प्रारंभ में उस साइकिल निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। तो मैंने मान लिया कि इनिशियल टाइम में एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। अगर इनिशियल टाइम में एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो इनिशियल टाइम में ही एक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आप हमें बताइए। आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, प्रारंभ में उसे 140% का लाभ होता था, तो क्रय मूल्य आपने 100 माना है, तो 100 का 140% यानी कि कुल लाभ होगा एक साइकिल पर 140 रुपया। तो जो विक्रय मूल्य होता है वह होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ हो रहा है 140 रुपया, तो एक साइकिल का विक्रय मूल्य प्रारंभ में कितना हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी कि प्रारंभ में एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है और उसे प्रारंभ में 140% का लाभ होता था, तो प्रारंभ में एक साइकिल का विक्रय मूल्य जो होगा वह 240 रुपया होगा। इनिशियल टाइम में एक साइकिल का जो सेलिंग प्राइस होगा वह 240 रुपया होगा और एक साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया होगा। अब आगे सवाल में कहा है कि जब सेलिंग प्राइस को 50% से कम कर दिया जाता है, जब सेलिंग प्राइस को 50% से डिक्रीज कर दिया जाता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब आप हमें यह बताइए कि जब साइकिल के विक्रय मूल्य को आप 50% से घटा रहे हो तो एक साइकिल का नया विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आप हमें बताइए। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, प्रारंभ में एक साइकिल का विक्रय मूल्य 240 रुपया था, अब विक्रय मूल्य को 50% से आप कम कर रहे हो, यानी कि विक्रय मूल्य को आप पहले से आधा कर रहे हो। तो पहले विक्रय मूल्य 240 रुपया था, अब विक्रय मूल्य आधा हो जाएगा, यानी अब एक साइकिल का विक्रय मूल्य जो होगा वह 120 रुपया होगा। अब एक साइकिल का विक्रय मूल्य जो होगा वह कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। और सवाल में दे रखा है कि जब साइकिल के विक्रय मूल्य को आप 50% से घटा रहे हो तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि हो जाएगी। यानी पहले एक साइकिल बिकता था, अब उससे 700% अधिक साइकिल बिकेगा। तो देखिए 700% की, यानी कि जो 700% अधिक साइकिल अगर बिक रहा है तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह हो जाएगा 8/1। यानी प्रारंभ में एक साइकिल बिकता था तो अब 8 साइकिल बिकेगा। प्रारंभ में एक साइकिल बिकता था तो अब कितना साइकिल बिकेगा, 8 साइकिल बिकेगा। अच्छा, क्रय मूल्य के बारे में इस सवाल में कुछ भी नहीं बोला गया। इसका मतलब यह है कि अभी भी एक साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया ही होगा। अभी भी एक साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा वह 100 रुपया ही होगा, लेकिन अभी कितना साइकिल बिक रहा है, 8 साइकिल बिक रहा है। प्रारंभ में एक साइकिल बिकता था तो एक साइकिल का क्रय मूल्य आपने 100 रुपया माना था, तो विक्रय मूल्य 240 रुपया
था तो लाभ प्रतिशत 140 होता था। लेकिन अब बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि होती है। कब? जब विक्रय मूल्य को 50% से घटा दिया जाता है। तो पहले एक साइकिल बिकता था, अब कितना साइकिल बिक रहा है? पहले से 7 साइकिल अधिक, यानी अब 8 साइकिल बिक रहा है। एक साइकिल का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 8 साइकिल का क्रय मूल्य जो होगा, कुल क्रय मूल्य इतना हो जाएगा। और एक साइकिल का विक्रय मूल्य अगर 120 रुपया है तो 8 साइकिल का कुल विक्रय मूल्य जो होगा वह इतना रुपया हो जाएगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 8 साइकिल का कुल क्रय मूल्य जो होगा वह कितना होगा। तो एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो 8 साइकिल का कुल क्रय मूल्य जो होगा वह 800 रुपया हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक साइकिल का विक्रय मूल्य अगर 120 रुपया था तो 8 साइकिल का कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 12×8=96 यानी 960 रुपया। यही हो जाएगा, यानी 8 साइकिल का कुल क्रय मूल्य इतना और 8 साइकिल का कुल विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे कितने रुपया का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ हो रहा है वह 160 रुपया का हो रहा है। जो लाभ हो रहा है वह 160 रुपया का हो रहा है। किस पे? तो क्रय मूल्य पर, यानी कि 800 पर। तो 100 पे कितना होगा, बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो नीचे से 2 जीरो और ऊपर से 2 जीरो। अब देखिए 108 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूना होता है कितना, 16 और 1 जीरो ऊपर से, यानी जो प्रतिशत लाभ मिलने वाला है आपको वह कितना मिलने वाला है, 20%। यानी उस निर्माता का जो नया लाभ प्रतिशत होगा वह 20% होगा। और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जो डाटा दे रखा था अपने सवाल में कि जब साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% से घटा दिया जाता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में 700% की वृद्धि होती है। क्या ये डाटा अगर इस सवाल में नहीं भी दिया गया होता तब भी हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते या नहीं कर पाते? यानी आंसर हमारा सेम ही आता कि नहीं आता? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल आता। यानी कि अगर बिकने वाली साइकिल की संख्या को इतने % से बढ़ा दिया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पे। क्यों? तो देखिए यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जितना नंबर से कॉस्ट प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उतना ही नंबर से आप सेलिंग प्राइस को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो परसेंटेज प्रॉफिट पर या परसेंटेज लॉस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि ऐसे सवालों में बिकने वाली संख्या में यहाँ पर साइकिल बिक रहा है तो बिकने वाली साइकिल को कितना प्रतिशत से बढ़ाया है या घटाया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है या हानि प्रतिशत कितना है। इस पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर उसका कोई फर्क नहीं, प्रतिशत लाभ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्रय मूल्य पहले से ज्यादा, विक्रय मूल्य पहले से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बिकने वाली संख्या साइकिल की संख्या जो है वह ज्यादा है, और क्रय मूल्य जब भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बिकने वाली संख्या साइकिल की जो संख्या है वह पहले से ज्यादा है। लेकिन परसेंटेज प्रॉफिट पर या परसेंटेज लॉस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये डाटा हमें सवाल में नहीं भी दिया गया होता तब भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर पाते। कैसे? तो देखिए प्रारंभ में एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया था और जब विक्रय मूल्य में आप 50% की कमी कर रहे हो तो अब एक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 120 रुपया हो जा रहा है। अभी मैं मान के चलता हूं कि ये डाटा सवाल में नहीं दिया गया है। जब साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% से आपने घटा दिया है तो एक साइकिल का नया विक्रय मूल्य इतना और क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। एक साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है और एक साइकिल का विक्रय मूल्य जो है 120 रुपया है। तो बताइए उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। 100 पर कोई वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 100 पर कोई वैल्यू जितना ज्यादा है वही हमारा प्रतिशत वैल्यू होता है। जो देखिए ये इससे कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस निर्माता का जो नया लाभ प्रतिशत होगा वह 20% होगा। यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 20 रुपया का। किस पे? तो क्रय मूल्य यानी 100 पर। तो 100% की वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 20% हो जाएगा और यही तुम्हारा उत्तर होगा। मतलब ये डाटा हमें सवाल में नहीं भी दिया गया होता तब भी हम लोग आंसर निकाल सकते थे, आंसर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस ये डाटा सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप सवाल में उलझो और 2-3 बार सवाल को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। जब सवाल को आप खुद सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये डाटा बिल्कुल इररिलेवेंट है। अगर नहीं भी दिया गया होता तब भी हम सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए सवाल में जो सॉल्यूशन दे रखा है किताब में वो काफी लेंदी दे रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इसमें नया उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आप हमें बताइए। 25% हो जाएगा। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु का, किसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वह उसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का कितना है, 5/4 टाइम्स है। 5/4 टाइम्स है। तो यहाँ से आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल दीजिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। देखिए ये 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखिए। 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4SP इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 5CP, यही हो जाएगा। तो यहाँ से आप CP और SP का रेशियो निकाल सकते हो। SP के सामने जो न्यूमेरिकल डाटा है वह SP की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और CP के सामने जो न्यूमेरिकल डाटा है वह CP को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस आपको मिला है कितना मिला है, 4, और सेलिंग प्राइस जो मिला है वह कितना मिला है, 5 मिला है। मतलब ये हुआ कि उस एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 4 रुपया है और विक्रय मूल्य 5 रुपया है तो प्रतिशत लाभ बताइए। किसी वस्तु को 4 रुपया में आप खरीद रहे हो, 5 रुपया में बेच रहे हो, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 1 रुपया का। किस पे? तो 4 पर। और 1/4 का मतलब ही होता है 100%, यानी 1/1 का लाभ हो रहा है 4 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 25% का। और यही तुम्हारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो उसका उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप बताइए। तो सबसे पहले महती का क्रय मूल्य हमें पता करना है एंड सेलिंग प्राइस तो हमें मिल ही जाएगा। तो कहा है कि महती एक कुकर को इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदती है, यही है ना। तो हम जानना चाहते हैं कि कुकर का क्रय मूल्य क्या होगा महती के लिए। तो मान लीजिए कि उस कुकर का जो मार्क्ड प्राइस होगा वह 100 रुपया होगा। उस कुकर का मार्क्ड प्राइस अगर 100 रुपया है और वह दुकानदार जो है वह इस कुकर को इसके अंकित मूल्य के 9/10 रुपया में बेच देता है, तो मैं जानना चाहता हूं उस कुकर का जो सेलिंग प्राइस होगा दुकानदार के लिए वो कितना होगा। तो 100 का 9/10 हो जाएगा, 100 का 9/10 हो जाएगा। तो 100 का 9/10 कितना हो जाएगा, 90 रुपया। यानी उस कुकर का जो विक्रय मूल्य होगा दुकानदार के लिए वह 90 रुपया होगा। एक कुकर का अंकित मूल्य 100 रुपया है और दुकानदार क्या करता है कि उस कुकर को अंकित मूल्य के 9/10 रुपया में बेच देता है, तो दुकानदार के लिए उस कुकर का जो विक्रय मूल्य होगा वह 90 रुपया होगा। लेकिन जिसने उस कुकर को खरीदा है उसके लिए तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि महती उस कुकर को खरीद रहा है, तो महती के लिए उस कुकर का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वह 90 रुपया होगा। यानी उस कुकर को महती ने इतने रुपया में खरीदा है। अब वह क्या करता है कि अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है। अब उस कुकर का अंकित मूल्य 100 रुपया है और अगर आप इसे अंकित मूल्य के से 8% अधिक पर आप इसे बेचोगे तो इसका जो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 100 का 8% 8, यानी कि उसे कितना में बेच रहे हो, 100 से 8 रुपया अधिक, यानी कि 108 रुपया में बेच रहे हो। महती जो है वह कुकर को 90 रुपया में खरीद रहा है और उसे 108 रुपया में बेच रहा है। तो बताइए कितने रुपया का लाभ हो रहा है, ये आप बताइए। लाभ कितने का हो रहा है ये बताइए। 90 रुपया में खरीदा है, 108 रुपया में बेच रहा है, तो कुल मिलाकर 18 रुपये का लाभ हो रहा है। और ये जो 18 रुपया का लाभ हो रहा है वह कहाँ पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी 90 पर हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा, बस यही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 18×5 = 90 होता है और 1/5 का मतलब ही होता है 20%। यानी कि कुकर पर महती को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। ज़्यादा इसमें कुछ भी एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। कहा है कि विकास 30,000 में एक पुराना बाइक खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपया खर्च कर देता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए जो कॉस्ट प्राइस हमारा होता है, जैसे किसी वस्तु को आपने मान लीजिए X रुपया में खरीदा है और उस वस्तु को ठीक कराने में, मरम्मत कराने में Y रुपया खर्च कर रहे हो आप, तो उस वस्तु का जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, उस वस्तु का जो कुल क्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, X + Y। यानी जितना रुपया में आप खरीद रहे हो वो रुपया प्लस जितना रुपया आप उस वस्तु को ठीक कराने में लगा रहे हो, यानी कि दोनों का सम, क्रय मूल्य में जितना में उस वस्तु को आप खरीद रहे हो वो रुपया और प्लस मरम्मत कराने में जो रुपया खर्च हो रहा है वो रुपया। तो ये हमारा होता है टोटल कॉस्ट प्राइस। सवाल में बोला गया है कि विकास जो है वह एक बाइक को 30,000 रुपया में खरीद रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस बाइक का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। पहले तो उसने उस बाइक को 30,000 रुपया में खरीदा है, फिर क्या किया है कि उस बाइक को सही कराने में यानी कि ठीक कराने में 5,000 रुपया वह लगाता है, यानी मरम्मत कराने में वह इतना रुपया लगाता है और इतना रुपया में वह खरीदा है। तो उस व्यक्ति के लिए, विकास के लिए उस बाइक का कुल कॉस्ट प्राइस जो होगा वह इतना रुपया होगा, यानी कि बाइक को सही कराने में कुल इतना रुपया लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस बाइक का जो कुल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वह 35,000 होगा, 35,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि विकास ने उस बाइक को कुल मिलाकर इतना रुपया में खरीदा है। विकास ने उस बाइक को कुल मिलाकर इतना रुपया में खरीदा है और उस बाइक को कुल मिलाकर वह 42,000 रुपया में बेच देता है। कितना में बेच देता है, 42,000 रुपया में बेच देता है। तो बताइए यहाँ पे लाभ होगा वह या हानि होगा। तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो सर, लाभ होगा। क्यों होगा, तो लाभ तब होता है जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। क्रय मूल्य 35,000 है, विक्रय मूल्य 42,000 है। लाभ कितने का हो रहा है, 7,000 रुपये का लाभ हो रहा है। और ये 7,000 का लाभ किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी कि 35,000 पर। तो 100 पर कितना होगा, बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ऊपर से 3 जीरो, नीचे से 3 जीरो, 7×5 = 35 और 1/5 का मतलब ही होता है 20%। यानी कि विकास को उस बाइक पर कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। और यही इस सवाल का उत्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सवाल में बोला गया है कि बाबू ने 3 लाख की एक कार खरीदा और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक भी खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। देखिए कार का जो कॉस्ट प्राइस है वह है 3 लाख रुपया। कितना रुपया है, 3 लाख रुपया है। और बाइक का जो कॉस्ट प्राइस है वह 1 लाख रुपया है। बाइक का जो कॉस्ट प्राइस है वह कितना है, ये कार का और ये बाइक का कॉस्ट प्राइस है। अब सवाल में बोला गया है कि कार को
वह 10% के लाभ पर बेचता है और बाइक को वह क्या करता है कि 20% की हानि पर बेच देता है। तो इस सौदेबाजी में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये आप हमें बताइए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उसका टोटल, पहले इसका 10% निकाल देते हैं, फिर इसका 20% निकाल देते हैं, और ये लॉस में है और ये प्रॉफिट में है, और फिर दोनों को सम करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तभी हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए कहा है कि कार को ना 10% के लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए 3 लाख का 10% जो होगा वह कितना होगा, 30,000 होगा। यानी कि कार पर जो उसे लाभ मिल रहा है वह कितने का मिल रहा है, कुल मिलाकर लाभ जो मिल रहा है कार पर वह 30,000 का, यानी कार पर वह इतना रुपया कमा रहा है। और बाइक पर उसे नुकसान कितने का हो रहा है, तो बाइक को उसने 20% की हानि पर, बाइक को उसने 20% की हानि पर बेचा है। तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। यानी कि बाइक पर उसे जो नुकसान हो रहा है वह 20,000 रुपया का हो रहा है। कार पर वह इतना रुपया कमा रहा है लेकिन बाइक पर वह इतना रुपया गवा रहा है। तो इन दोनों का जोड़ जो होगा वह कुल लाभ या हानि को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 30,000 और माइनस का 20,000। तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा, इसी से आप पता कर सकते हो कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो प्लस 30,000 है और माइनस 20,000 है, तो यहां से आपको मिला है कि कितने हजार का लाभ आपको होगा, 10,000 का लाभ होगा। यानी पूरे सौदेबाजी में कुल मिलाकर 10,000 रुपया का लाभ होगा। देखिए कार पर 30,000 वह लाभ कमा रहा है लेकिन बाइक पर वह 20,000 रुपए का हानि कमा रहा है। तो कुल मिलाकर वह लाभ कितना का कमा रहा है, तो प्लस का 30,000 और माइनस का 20,000, यानी कि कुल मिलाकर वह 10,000 का लाभ कमा रहा है। और ये जो 10,000 का लाभ कमा रहा है वह कुल कितने पर, तो 3 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि 4 लाख पर। अगर 10,000 रुपया लाभ कमा रहा है 4 लाख पर, तो 100% पर कितना कमाएगा, 100 पर कितना कमाएगा, ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 100 पर कितना कमाएगा ये आप हमें बताइए। 4 जीरो ऊपर से 4 जीरो नीचे से, 1 जीरो ऊपर से 1 जीरो नीचे से, तो यहाँ से हो जाएगा 10/4%, यानी कि कह सकते हैं हम लोग 10/4%, यानी तो कि 2.5%, यानी कि कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 2.5% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, पूरे सौदे में उसे कुल मिलाकर 2.5% का लाभ हो रहा है, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि कुल लाभ जो था वह उसका 10,000 था, और 10,000 का लाभ हो रहा है इस पे, कुल क्रय मूल्य पर, यानी कि कार का क्रय मूल्य प्लस बाइक का क्रय मूल्य, तो कुल 4 लाख पर 10,000 का लाभ, तो 100 पर कितना, 2.5%। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। देखिए सवाल में कहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा। इस बिक्री पर उसे होने वाला प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आप हमें बताइए। एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। तो मैं मान लेता हूं कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह 100 रुपया होगा। अगर उस आर्टिकल का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो उस आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस होगा, अंकित मूल्य जो होगा वह कितना होगा, तो सवाल में बोला गया है कि अंकित मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से 50% अधिक है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य जो होगा वह कितना हो जाएगा, 150 रुपया होगा। अच्छा, अंकित मूल्य क्या होता है, कोई बता सकते हो क्या? अंकित मूल्य होता है कोई भी चीज़ आप खरीदोगे ना, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगे तो उसमें MP लिखा हुआ होगा, मार्क्ड MRP ऐसे करके लिखा हुआ होगा, और MRP पे जो डिस्काउंट होता है ना वही उसका सेलिंग प्राइस होता है। MRP पर जो डिस्काउंट हमेशा होता है वह हमेशा MP पर दिया जाता है। ये बात ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी वस्तु का मैंने ये मार्कर खरीदा है, मान लीजिए 100 रुपया इसका, 100 रुपया इसका MRP, MP जो है वह 100 रुपया है और इस पर 20% का लाभ, 20% का डिस्काउंट हो रहा है, तो इस मार्कर का जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना हो जाएगा, 80 रुपया होगा। यानी जब मार्केट प्राइस में हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है। तो क्रय मूल्य इतना है और अंकित मूल्य इतना है। आगे सवाल में बोला गया है, हाँ 50% अंकित करता है अधिक अंकित मूल्य पर, ठीक है, और अंकित मूल्य पर वह 25% की छूट भी देता है और उसे लगता है फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है, तो इस पर वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आप बताइए। देखिए क्रय मूल्य इतना है, अगर अंकित मूल्य में हम कुछ भी प्रतिशत का डिस्काउंट अगर देते हैं तो सेलिंग प्राइस अपने को मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस है ही, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है हमें। सवाल में बोला गया है कि अंकित मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है, अंकित मूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है और उसे लगता है कि फिर भी हमें 25% का लाभ हो रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आप हमें बताइए। सबसे पहले आप निकाल दीजिए, अगर मार्केट प्राइस पर उसे 25% का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का जो वास्तविक विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा। तो अगर 150 पर 25% का आप डिस्काउंट दे रहे हो तो उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह होगा 150 का 75, इतना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, यही हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे नीचे डबल जीरो लगाना होगा, इधर हो जाएगा 25 चौका 100, 25 छक्का कितना हो जाएगा
150 हो जाएगा, और 4 से अगर आप इसे काटते हो तो कितने बार में ये कटेगा? 18.75 बार में कटेगा। 75/4 होता है 18.75। अब इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 6 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 छक होता है 108, और 75 छके होता है 300। यही होता है ना 75 छके कितना हो जाएगा? 75 दूना 150 होता है 150, 300, 4.5 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 108 प्लस 4.5 यानी कि 112.5। यानी उस वस्तु का जो वास्तविक विक्रय मूल्य हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 112.5 हो जाएगा। यही होगा। कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 12.5%। अब बताइए, उसे लग रहा था 25% का लाभ होगा, लेकिन हो रहा है कितने का? 12.5% का लाभ हो रहा है। और यही सवाल का उत्तर है। ये इतना आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिए। देखिए, मार्केट प्राइस आपके पास कितना है? MP है आपके पास 150, इस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है डिस्काउंट जो है वो 25% है, तो 150 का 20% आप 25% निकालोगे तो यहाँ से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जो डिस्काउंट होगा वह कितना होगा ये बताइए? 150 का 25%, 25% हटाओगे नीचे आपको मिलेगा 00, फिर से ये 4 होगा और ये 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना? 3। अब देखिए ये हो जाएगा कितना? 12.5। अगर इसको आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये 12.5 होगा, और 12.5 को अगेन आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 37.5 हो जाएगा। राइट, यही होगा। 12 या 36, 5 या 15, यानी कि 37.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37.5। यानी कि कुल डिस्काउंट 37.5 का है। यानी 105 पर इतना रुपया छूट आप कर रहे हो, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 150 माइनस 37.5, यानी कि 112.5 रुपया। क्रय मूल्य इतना था, विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 12.5%। कोई वैल्यू 100 पर जितना अधिक होता है वही प्रतिशत लाभ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। कहा, एक पुस्तक को 15% के लाभ पर 230 रुपया में बेचा गया है। इसे 210 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। आप क्या कीजिए कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लीजिए। मैंने मान लिया कि उस वस्तु का इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा। अब इसे अगर इस पर 15% का लाभ होता है, यानी जो परसेंटेज प्रॉफिट है वह 15 रुपया दे रखा है, 15% दे रखा है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और इस पर उसे 15% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना हो जाएगा? 115 रुपया हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में दिया गया है उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 230 रुपया है। यानी 115 की वैल्यू अगर 230 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, 1 की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो हमें चाहिए क्रय मूल्य, हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू जो होगा वह 200 के बराबर होगा। यानी उस वस्तु का जो वास्तविक कॉस्ट प्राइस होगा, उस वस्तु का जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा वह 200 रुपया होगा। लेकिन सवाल में कहा है कि जब उस वस्तु का क्रय मूल्य, जब सवाल में कहा है कि जब उस वस्तु को 210 रुपया में बेचा जाएगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? क्रय मूल्य 200 रुपया है, क्रय मूल्य 200 रुपया है और विक्रय मूल्य अपने को दिया गया है 210 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ बताइए कितने का होगा? 5% का होगा। सिंपल सी बात है। 200 पर 10 रुपया का लाभ होगा। क्रय मूल्य 200 रुपया है, विक्रय मूल्य 210 है, तो लाभ हो रहा है 10 रुपया का। अगर 100 होता तो लाभ 5 का होता है, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? 5%। वैसे भी आप 10% का लाभ हो रहा है किस पे? 10 का लाभ हो रहा है 200 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सब आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सवाल में क्या? एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। कहा है, एक वस्तु का जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य जो है वह अंकित मूल्य का 75% है। मैं मान लेता हूं कि MP जो होगा वह 100 होगा, तो उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 75 होगा। सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल में बोला गया है कि जो लागत मूल्य है, क्रय मूल्य जो है वह अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य इतना और क्रय मूल्य इतना है। अब सवाल में बोला गया है कि इस पर 15% की छूट दी जाती है। अब आप सबको अच्छे से पता होगा, छूट जो दिया जाता है वह MP पर यानी मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 100 पर 15% का छूट का मतलब क्या हुआ? 15 रुपया का छूट दे रहा है। 100 पर 15% का छूट यानी कि 15 का छूट, तो उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 85। उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा, क्रय मूल्य इतना रुपया है। तो बताइए लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? तो आप कहोगे लाभ हो रहा है। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कितने रुपया का लाभ होगा? 10 रुपया का लाभ हो रहा है किस पे? 75 पर। तो 100 पे कितना होगा? बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। 40/3 मतलब कि क्या होता है? 13.1/3%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। कहा है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा और इसे 315 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताइए। ये सब सवाल आपसे खुद आपको खुद से करना चाहिए। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 280 है एंड सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 315 है। तो बताइए प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 प्लस 15 यानी कि 35 रुपया का लाभ हो रहा है। और जो लाभ होता है वह किस पे होता है? क्रय मूल्य पर।
इतना रुपया का लाभ इस पे, तो 100 पे कितना होगा, बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका लाभ प्रतिशत आपको मिल जाएगा। कितना हो जाएगा भाई लोग, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12.5% का लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, कहा कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत मूल्य जो है वह 350 रुपया है, तो उसका लाभ मार्जिन का प्रतिशत कितना होगा, 100% होगा। अगर विक्रय मूल्य 700 है और क्रय मूल्य 350 रुपया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 था, केक का जो कॉस्ट प्राइस है वह 350 रुपया है और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है वह 700 रुपया है। तो देखिए भूल से मत लगा दीजिएगा 50% का लाभ हो रहा है या 200% का लाभ है, ऐसे मत लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ना तो ए होगा ना ही बी होगा, सिर्फ और सिर्फ सी हो जाएगा। क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो देखिए कितने रुपया का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 350 रुपया का। 350 रुपया का लाभ हो रहा है किस पे, 350 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, बस 100% हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। यानी जब पेन को 144 रुपया में बेचा जाता है तो 1/7 की हानि होती है। यानी जब उस पेन को 144 रुपया में, इतना रुपया में बेचा जाता है तो उसे क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पेन का वास्तविक क्रय मूल्य जो होगा वह 7 रुपया होगा और उस पर उसे 1 रुपये की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है। तो उस पेन का जो विक्रय मूल्य होगा, उस पेन का जो सेलिंग प्राइस होगा वह कितना होगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस में लॉस को हम लोग ऐड कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है। 7 में -1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी उस पेन का जो वास्तविक विक्रय मूल्य होगा वह 6 रुपया होगा। उस पेन का जो विक्रय मूल्य होगा वह 6 रुपया होगा, लेकिन वास्तव में उस पेन का जो विक्रय मूल्य है वह 144 रुपया है। 6 की वैल्यू 144 के बराबर है, तो हमें चाहिए 7 की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य अपने को चाहिए। अब 1 की वैल्यू आप निकाल दीजिए, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 चौका 24। 1 की वैल्यू इतना है तो 7 की वैल्यू चाहिए, और जो 7 की वैल्यू होगा वही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। 1 की वैल्यू 24 है तो 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 की वैल्यू हो जाएगा 7 गुना 24, और यही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वह 7 है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आप निकालोगे, 7 चौका 28 का 8 बाकी 2, 7 दूना 14 और 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। यानी उस पेन का जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वह 168 रुपया होगा। अब सवाल में बोला गया है कि जब उस पेन को क्या बोला गया है, 189 में बेचा जाता तो कितना रुपया का लाभ होगा, ये आप हमें बताइए। अब बताइए पेन का अब बोला जा रहा है कि जब पेन को 189 रुपया में बेचा जाता है, जब पेन को इतना रुपया में बेचा जाता है तो कितने रुपया का लाभ होगा। जब पेन को इतना रुपया में बेचा जाता था तो इतने रुपए की हानि होती थी, 1/7 की हानि होती थी क्रय मूल्य पर। यानी उस पेन का क्रय मूल्य अगर 7 रुपया होगा तो इस पर 1 रुपये की हानि हो जाएगी। तो अगर 7 पर 1 की हानि हो रही है, मतलब कि उस पेन का जो विक्रय मूल्य होगा वह 6 होगा। लेकिन वास्तव में सवाल में दिया गया है कि विक्रय मूल्य को, यानी पेन का जो विक्रय मूल्य है वह इतना है, इतना में जब बेचा जाता है तभी इतने का नुकसान होता है। तो 6 की वैल्यू इतना है तो 1 की वैल्यू 24, तो 7 की वैल्यू इतना, क्योंकि 7 जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से आपने निकाल दिया उस पेन का जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा वह 168 रुपया है। अब सवाल में बोला है कि जब उस पेन को इतना में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्रय मूल्य 168 रुपया है, विक्रय मूल्य 189 रुपया है, तो बताइए लाभ कितने का हो रहा है, बताइए 68, यानी कि 21 रुपया का लाभ हो रहा है। 21 का लाभ हो रहा है किस पे, 168 पर, 168 पर, तो 100 पे कितना होगा, बस यही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, इसे आप कैलकुलेट कर दीजिए और उत्तर आपका मिल जाएगा। कितना हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12.5%, 12.5% हो जाएगा, यानी इतना प्रतिशत का लाभ होगा। इसमें कुछ था नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा, कहा है कि 16.5% का लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 रुपया में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का हानि होगा, ये आप हमें बताइए। बहुत आसान सवाल है। मैं क्या करता हूँ कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 100। अब किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 100 रुपया है और उसे जब वह बेचता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो जो प्रॉफिट होता है वह 16.5% का, यानी जो परसेंटेज प्रॉफिट है वह इतना प्रतिशत है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 116.5 रुपया हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 का 16.5% 16.5 ही हो जाएगा, यानी कि जो प्रॉफिट हो जाएगा वह 16.5, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह इतना हो जाएगा। क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तभी इतना प्रतिशत लाभ होगा। अब सवाल में बोला गया है कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 666 रुपया है। यहाँ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपने निकाला है इतना, लेकिन वास्तव में उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह 466 रुपया, कितना है, 466 रुपया है। तो 116.5 की वैल्यू अगर 466 के बराबर है तो देखिए ये कितने बार में कटेगा, ये बताइए जरा। ठीक है, ये 100 गुने 4 कितना होगा, 400। 16.5 गुने 4 कितना हो जाएगा,
66 होगा, यानी ये इसको कितने बार में काट देगा, 4 बार में काट देगा। देखिए 100 गुने 4 400 होता है, लेकिन साढ़े 16 चौका कितना होता है, 66 होगा। मतलब ये 116.5 गुने 4 जो होगा वह 466 होगा। यानी एक की वैल्यू अगर 4 के बराबर है और आपको चाहिए क्या, वास्तविक क्रय मूल्य, और वास्तविक क्रय मूल्य आपका 100 है, तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 100 की वैल्यू जो होगा वह 400 के बराबर होगा। और 100 की वैल्यू अगर 400 के बराबर है, इसका मतलब क्रय मूल्य आपको मिल गया है कितना, 400 रुपया मिल गया है। अब सवाल में बोला गया है कि यदि उसी वस्तु को 330 रुपया में बेचा जाए, यानी इतना रुपया में खरीदा जाता है और कुल मिलाकर 330 रुपया में बेचा जाए, इतना रुपया में बेचा जाए तो कितने का हानि होगा ये बताइए। तो देखिए नुकसान हो रहा है, 400 रुपये में आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो और 330 रुपये में बेच रहे हो, तो जो हानि हो रहा है वह 70 रुपया का हो रहा है। लेकिन किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी कि 400 पे हो रहा है। तो 100 पे कितना होगा, बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो आप चाहो तो नीचे से 2 जीरो और ऊपर से 2 जीरो। अब 70/4 कितना होता है, 17.5 होगा ना, 17 चौका 68, यानी कि 17.5% होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी कि 17.5% का नुकसान हो जाएगा, 17.5% का लॉस होगा। ये कितना होगा, लॉस होगा। ये तुम्हारा उत्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। सवाल में दिया गया है कि एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, ठीक है। यदि 96 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये बताइए। फिर से कॉस्ट प्राइस ले लीजिए। कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया है 100 रुपया, और नुकसान हो रहा है उसे जो प्रतिशत हानि है, जो हानि हो रहा है वह उसे 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। और ये 10% की हानि कहाँ पे हो रही है, जब वह उस वस्तु को 72 रुपया में बेच रहा है। जब वह उस वस्तु को 72 रुपया में बेचता है तो 10% की हानि होती है। जब उसी वस्तु को वह कितना में बेचेगा, जब उसी वस्तु को वह 96 रुपया में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, ये आप हमें बताइए। तो मैंने मान लिया कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह 100 रुपया होगा। अब 100 की एक्चुअल वैल्यू हमें निकालना होगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और उस पर 10% की हानि हो रही है, मतलब कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 90 रुपया होगा। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और उस पर उसे 10% का हानि हो रहा है, तो 100 का 10% यानी कि 10 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 है और उस पर 10 रुपये की हानि हो रही है, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह 90 रुपया होगा। अब उस वस्तु का विक्रय मूल्य 90 रुपया है, लेकिन वास्तव में उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वह 72 है। यानी हम कह सकते हैं 90 की वैल्यू अगर 72 है तो 1 की वैल्यू जो होगा वह 72/90 हो जाएगा। अब अपने को चाहिए क्या, 100 की वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस अपना क्या है, 100 है। तो आप क्या कीजिए, इसको 100 बना दीजिए। तो 100 बनाने के लिए इधर भी 100 से मल्टीप्लाई और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको मिल गया है इतना। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 9 8 72, यानी कि 10 8 80, यानी कि उस वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य रहा होगा वह 80 रुपया रहा होगा। अब उस वस्तु का क्रय मूल्य आपने निकाल दिया 80 रुपया। अब सवाल में कहा है कि अगर उसी वस्तु को इतना में बेचा जाएगा, उस वस्तु को आप 80 रुपये में खरीद रहे हो और इतना में बेचोगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आप हमें बताइए। वास्तविक ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपने निकाल दिया है 80 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस 96 है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा। परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा वह 16 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे, क्रय मूल्य पर, यानी कि 80 पर। तो 100 पे कितना होगा, बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 16 × 80 और 1/5 का मतलब ये होता है 20%। जो लाभ हो रहा है वह कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर लाभ होगा 20% का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखिएगा, कहा है कि 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 है। यदि उसे 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। फिर से वही सवाल है, कहा है 16% के लाभ के साथ वस्तु को 435 में बेचा जाता है। मैं मान लेता हूँ कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वह 100 रुपया रहा होगा। अब इस पर वह 16% का उसे लाभ मिल रहा है, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वह 16% का हो रहा है। ये 16% का लाभ हो रहा है कब, जब वह उस वस्तु को कितने में बेच देता है, 435 रुपया में बेच देता है। जब वह उस वस्तु को इतना रुपया में बेचता है तो इतने प्रतिशत का लाभ होता है। मैंने मान लिया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना होगा और उस पर उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, तो 100 का 16%, यानी कि लाभ जो होगा वह 16 होगा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वह 116 होगा। उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना होगा, लेकिन वास्तविक विक्रय मूल्य अपने को सवाल में दिया गया है 435 है। यानी 116 की वैल्यू अगर 435 के बराबर है तो एक की वैल्यू जो होगा वह 435/116 के बराबर हो जाएगा। अपने को चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी चाहिए। सीपी की वैल्यू 100 है, 100 की वैल्यू अपने को चाहिए। तो इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 की वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 435/116 आप 1900, यही होगा ना, यही होगा। तो ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है। अब कहा है कि जब उसी वस्तु को 330 रुपया में बेचा जाएगा, 330 रुपया में बेचा जाएगा तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आप हमें बताइए। सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल दीजिए। थोड़ा सा झोल हमें लग रहा है, कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, यहाँ से आप क्या हो जाएगा, 116 कितना है भाई, 300 से कुछ ज़्यादा होगा ना, 4 बार में तो ये कटेगा नहीं।
116 चौका 464 हो जाएगा, 350 से ये ऊपर हो जाएगा। जो कॉस्ट प्राइस होगा वह 350 से ऊपर होगा। जब इसे आप काटोगे तो कितने बार में कटेगा? जब आप इसे काटते हो तो जो इसका क्रय मूल्य आपको मिलेगा वह 375 रुपया होगा। क्रय मूल्य आपके पास है 375 रुपया, विक्रय मूल्य है 330 रुपया। तो बताइए कितने प्रतिशत का नुकसान होगा? ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। देखिए जो लॉस हो रहा है वह कितने का हो रहा है? आपने 330 रुपया में बेचा है और 375 रुपये में खरीदा है, तो कुल मिलाकर जो नुकसान हो रहा है वह कितने का हो रहा है? 45 रुपया का नुकसान हो रहा है। 45 रुपया का नुकसान हो रहा है किस पे? क्रय मूल्य पर, यानी कि 375 पर। तो 100 पे कितना होगा? बस ये वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 12% का नुकसान हो जाएगा, 12% का लॉस होगा और यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा, सवाल में दिया गया है कि 16,870 में एक मेज बेचकर दुकानदार को 1080 की हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। हानि तभी होता है जब विक्रय मूल्य कम हो, क्रय मूल्य ज़्यादा हो। सेलिंग प्राइस अपने को दिया गया है 16,870 रुपया, 16,870 रुपया इतना है उस मेज़ का विक्रय मूल्य, मेज़ ही है ना। और इस पर जो लॉस उसको हो रहा है, जो हानि हो रहा है वह 1080 रुपये का हो जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यानी कि 17,870 प्लस 80, यानी कि 17,950 रुपया उस मेज का क्रय मूल्य हो जाएगा। उस मेज का क्रय मूल्य 17,950 रुपया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत कितना होगा? ओ माय गॉड, मतलब कि हानि इतने का हो रहा है, कितना पर? इतना पर। तो बस आप ऐसे भी सोचिए कि 1080 जो है वह 17,950 का कितना प्रतिशत है, ये आप हमें बताइए। 10% से क्या हो जाएगा? ज़्यादा ही होगा ना, 10% से कम ही होगा। ये इसका 10 गुना है तो 1080 है। लॉस हो रहा है कितने का? 1080 का हो रहा है। किस पे? 17,950 पे। तो 10% से कम ही नुकसान होगा ना। तो बस यही आपसे पूछा है, लॉस परसेंट क्या होगा? 1080 का नुकसान हो रहा है 17,950 पे, तो 100 पे कितना होगा? बस ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा कितना? ऊपर से 1 जीरो, नीचे से 1 जीरो। अब आप चाहो तो इसे 3 से काट दीजिए या 9 से काट दीजिए, सबसे कटेगा और फिर आपका उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6%। ऑप्शन नंबर डी 6% का, यानी जो नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 6% का हो रहा है। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कहा एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आप निकाल दीजिए, आसानी सवाल है ना। कहा एक वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है, क्वेश्चन नंबर 34, एक वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है वह उसके क्रय मूल्य का कितना है? 1.1/3, यानी कि हम कह सकते हैं 4/3 है। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 4 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना? 3SP बराबर 4CP, यही हो जाएगा। तो यहाँ से आप CP और SP का आप रेशियो निकाल दीजिए, SP का रेशियो निकाल दीजिए। तो देखिए CP के सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह CP की वैल्यू हो जाएगा और जो SP के सामने न्यूमेरिकल वैल्यू है वह SP हो जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपया है और विक्रय मूल्य 4 रुपया है, तो जो लाभ हो रहा है वह कितने का हो रहा है? 1 का लाभ। किस पे हो रहा है? 3 पर। तो 1/3 पर 1/3 का मतलब ही होता है कितना? 33.1/3%। आप वैसे देख के भी लगा सकते थे ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर, यानी जो लाभ प्रतिशत है वह 33.1/3% है। ये तुम्हारा उत्तर है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोगों ने टाइप 1 को कंप्लीट किया है, फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वहाँ पे हम लोग टाइप 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और टाइप 2 जो है वह थोड़ा सा लॉन्ग है ना, इतना ही सवाल है। लॉन्ग क्या रहेगा? 70 सवाल है, यानी कि 35 सवाल 36 सवाल इसमें दिया गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।